सबसे पहली बात कि हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने का जो आपका मन है, जो आपका संकल्प है, वो पूरी तरह से दृढ़ है। तो 250 में से 75 नंबर हिस्ट्री के आते हैं। क्या छोड़ा जा सकता है? हिस्ट्री छोड़ा नहीं जा सकता। प्लस एसए में हिस्ट्री रिलेटेड एसए आ जाते हैं, फिलॉसफी रिलेटेड एसए आ जाते हैं, जिसमें ये आपकी मदद करेगा। अगर मैं ये सिर्फ एक पन्ना पढ़ लूं तो ऑलमोस्ट मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, राइट? सिर्फ एक पन्ने में। एक और सवाल, सर मैंने किताब खरीद ली है ना? आपका एक सवाल होगा कि सर मैंने किताब खरीदी हुई है, रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक्स। तो देखो, जैसा कि फिर से कह रहा हूं मैं, इसके अलावा कुछ और जरूरत है नहीं। ये जो समय है क्वार्टरनरी पीरियड का इनिशियल पॉइंट, दिस इज आइस एज। टेम्परेचर बहुत कम है इसमें भी, ऐसा नहीं कि पूरे में ही टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर एटलीस्ट यहाँ पे 3 आइस एजेस होंगे। या हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्रहार 1.0 2.0। तो पहली क्लास से हम लोग आज एंशिएंट इंडिया शुरू करने जा रहे हैं, राइट, है ना? और जो है उम्मीद है कि सबसे पहली बात कि हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने का जो आपका मन है, जो आपका संकल्प है, वो पूरी तरह से दृढ़ है, राइट, है ना? और यहाँ से आप भी मेरे साथ मेहनत करने को रेडी हैं। बहुत बढ़िया, चलिए स्वागत है आपका। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जो है बिफोर, क्योंकि पहली क्लास है एक बैच में, दोनों ही बैच में शायद पहली क्लास है, राइट? सो दैट वे आई मस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ, राइट? एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, राइट? पिछले 9 सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं। और आई एम ऑल्सो एन ऑथर फॉर हिस्ट्री, प्लस बाकी एक्सपीरियंसेस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इनिशियली मैं मर्चेंट नेवी में था, आई वाज 3rd इंजीनियरिंग ऑफिसर, एंड देन यूपीएससी केम इनटू माय लाइफ। तैयारी वारी करने लगे, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, राइट, है ना? उसके बाद जो है पढ़ाना शुरू कर दिया। तो खैर जो है ये छोटी सी कहानी मेरी। बट बात करते हैं, हम लोग पहली चीज शुरू करते हैं कि हाँ भाई, एंशिएंट इंडिया हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं, राइट, है ना? कि हाँ, एंशिएंट मेडिवल वगैरह पढ़ना ही क्यों है? क्योंकि एक पुरानी थॉट के अनुसार, ऐसे 4-5 साल पहले ऐसा माना जाता था कि मेडिवल तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, राइट, है ना? बहुत सारे आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें कहा जाएगा कि मेडिवल क्यों ही पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं चाहिए मेडिवल, बहुत ही कम सवाल आते हैं या नहीं सवाल आते। बट अब ये थॉट जो है, ये फिलॉसफी जो है, ये बदल रही है ना? ये बदल चुकी है, एक्चुअली बदल रही नहीं है, बदल चुकी है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंशिएंट एंड मेडिवल, है ना? थोड़ा सा जो है टॉपिक क्या है कि काफी लोग, क्योंकि हिस्ट्री स्कूल में पढ़ते नहीं है ठीक से, या तो उनको जो है बहुत जो है आइडिया नहीं होता और मजा नहीं आता हिस्ट्री पढ़ने में। तो कोशिश करूंगा मैं कि हिस्ट्री आपको शुरू से समझा सकूं, राइट? हिस्ट्री का सेंस आपके अंदर डेवलप हो, राइट? बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट कि हाँ भाई, पढ़ना ही क्यों है, क्यों ही इसको पढ़ा जाए। तो यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए दोनों बैचेस हैं। आप 25 की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि मई में प्रीलिम्स होगा, मई एंड में मान लीजिए, है ना, कि एंड ऑफ मई आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। तो यहां से पहली बात तो आपके पास सिर्फ 1 साल है, राइट? इस जीएस पेपर के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल है। मई ऑलरेडी हो चुका है, आज 13 तारीख हो गई है, रफली 1 ईयर यहाँ पे आपके पास है ना? कम ही मानिए, ज्यादा मत मानिए इसे। तो पहली बात ये समझिए कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, राइट? समय ऐसा नहीं है कि जो है बहुत ज्यादा है और आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपकी स्टडी जो है बहुत ही पिन पॉइंटेड होनी चाहिए, है ना? यहाँ पे बहुत खेलने का मौका आपके पास नहीं रहा। अगर आप लेट से 2026 की तैयारी कर रहे हो, 27 की तैयारी कर रहे हो, तो स्टिल यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन फिगर आउट कि ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे बहुत खेलने का मौका नहीं है। तो हिस्ट्री जो है वो इस जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो जीएस का पेपर है, जो प्रीलिम्स का पेपर है, इसमें 100 सवाल आते हैं, राइट? अब बेसिक तो पता ही होगा, है ना? इतना नहीं पता तो थोड़ा सा जो है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिएगा। प्लस मेन एग्जामिनेशन में जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है, जनरल स्टडीज पेपर 1 है, उसमें भी एंशिएंट इंडिया आता है, राइट? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर सब आता है, राइट? तो दोनों के लिए सितंबर में आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा, तो दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है इस बात को समझते हैं। इंटरव्यू अभी भूल जाओ, इंटरव्यू की अभी जो है कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए। प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली निकलेगा, हर हाल में निकलेगा, राइट? तो ओनली टारगेट जो आपकी चिड़िया की आंख है, जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है, वो है मेन एग्जामिनेशन। अब उसके लिए आपके पास 1 साल से ऊपर का समय है, सफिशिएंट टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा एक्स्ट्रा टाइम है, लेकिन सफिशिएंट टाइम है। यहां से भी आपके बैच में से लोग सेलेक्ट होंगे, राइट? हर हाल में सेलेक्ट होंगे, लेकिन हाँ, डेडिकेशन चाहिए, फुल डेडिकेशन चाहिए, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो नाउ तो वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया। तो हिस्ट्री को मैं 3 पार्ट में रख सकता हूं। एक ब्लॉक है एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर, राइट? जिसे हम कहेंगे एएमसी, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर। ये 3 सब्जेक्ट है। एक ब्लॉक है आपका मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कि मॉडर्न इंडिया खत्म होगा फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस आ जाता है। और एक ब्लॉक है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये 3 ब्लॉक में आप पूरी हिस्ट्री को रख सकते हैं। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस और ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये दोनों ही बहुत छोटे टॉपिक हैं और सिर्फ मेन एग्जामिनेशन में आते हैं। इनका प्रीलिम से कोई लेना देना नहीं।
और इसमें से कोई एक आध सवाल ही आता है। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं, बट ऐसा मैं नहीं कह रहा कि छोड़ देना है, बट स्टिल इस पे जान नहीं देनी है। काफी लोग खो जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, मजे लेने लगते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, राइट, जरूरत नहीं है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहले थोड़ा साइड कर लीजिए कि हाँ ये मेन एग्जामिनेशन में शायद दोनों में से कोई एक सवाल आएगा, दोनों में से हो सकता है एक भी सवाल ना आए, ये भी पॉसिबिलिटी आएगा भी तो शायद एक ही आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, इसके आने के चांसेस ज्यादा है। फिलहाल कमिंग बैक टू एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, तो पहले प्रीलिम्स का अगर हम टॉपिक देखें प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स के सिलेबस में ऐसा बहुत डिफाइन नहीं किया है। इतना लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछेंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछेंगे, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी मॉडर्न इंडिया तो पूछेंगे ही पूछेंगे। बट ध्यान से देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब तो बहुत कुछ हो गया, राइट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो ऐसा कोई डिफाइन थोड़े किया कि करना क्या है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसका मतलब इसमें एंशिएंट मेडिवल कल्चर वगैरह सब कुछ निहित है, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो पूछ क्या रहा है। तो वी रियलाइज कि इस पार्ट से अगर हम देखें तो हिस्ट्री से कुछ नहीं तो लास्ट ईयर आपके 14 सवाल आए थे, राइट। अब इस बात की थोड़ा गरिमा को समझो, 14 सवाल आपके हिस्ट्री के, जिसमें 4 आपके मॉडर्न इंडिया के, मॉडर्न, और बाकी के जो 10 सवाल हैं वो आपके एंशिएंट मेडिवल और कल्चर से। 10 सवाल, इस 14 में से 10 सवाल प्योरली मेरी क्लास के थे, यानी कि आप 20 नंबर, अगर आपने सिर्फ मेरा कंटेंट ठीक से जो है रिवाइज किया होता तो आप 20 नंबर स्कोर कर सकते थे, राइट। प्लस 2 सवाल ऐसे थे जो 50-50 हो सकते थे, यानी 14 में से 12 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने टच किए थे, जिसमें 10 तो प्योरली पढ़ाए हुए सवाल थे, राइट। 2 ऐसे सवाल थे जो आधे पढ़ाए हुए थे, आधे नहीं पढ़ाए हुए थे। भाई टफ सवाल भी आता है, ऐसा थोड़ा कि हाँ हिस्ट्री हम लोग खत्म कर देंगे, जनरल स्टडीज पढ़ा रहे हैं, राइट। तो 20 सवाल और कट ऑफ गया 75 मार्क्स, यानी कि ऑलमोस्ट 26% आपने कट ऑफ का आप यहीं से स्कोर कर सकते थे अगर आपने क्लासेस करी, राइट। अच्छा, ये एक बात और कि हाँ, पहली बात तो ये वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे जो आपको मिल जाएगा कि हाँ मैंने 20 सवाल कैसे पढ़ाए थे विद स्क्रीनशॉट विद प्रूफ। दूसरी बात, ये सब कुछ खजाना में भी पड़ा हुआ है, रिकॉर्डेड भी पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई ब्लफ कर रहा हूं, कोई खेल कर रहा हूं, राइट है ना। ये जो है स्ट्राइक रेट पिछले 3-4 सालों से चल रहा है कि हाँ 80% स्कोर आप कर सकते हैं हिस्ट्री का अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लासेस कंटेंट पढ़ा है, कुछ नहीं देखा है दुनिया में, राइट। कोई स्टैंडर्ड किताब नहीं पढ़ी, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ अगर आपने लेक्चर और मेरे क्लास नोट्स पढ़े हैं तो 10 सवाल आप आराम से कर सकते थे। 10 सवाल क्लासेस में से थे। 26% ऑफ कट ऑफ इज ह्यूज, राइट है ना, कि हाँ जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट से अगर आप 26% कट ऑफ स्कोर कर सकते हैं तो ये आपकी कहानी बदल सकता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा आप छोड़ के नहीं जा सकते, प्रीलिम्स के लिए भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। नाउ दूसरी बात आती है मेंस की, कि क्या सर मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स में तो ये पास करा सकता है ना। अब भाई हो सकता है कि इस साल भी ऐसा स्कोर रहे, देखते हैं भाई, पढ़ाया तो वही है ना, पढ़ाया तो जो है पूरी शिद्दत से, तो इस साल भी जो है यही उम्मीद है कि हाँ इतना ही स्कोर होना चाहिए। अगर 14, 15, 16 सवाल आएंगे तो 10, 12 मेरे आराम से पढ़ाए हुए आएंगे, राइट है ना। 1, 2, 4 सवाल हो सकते हैं कि जो बहुत टफ बनाए गए हो, जो हो सकता है कि भाई बहुत फैक्चुअल सवाल हो, बाहर से आ जाए, पॉसिबल है, पेरिफेरी से पॉसिबल है। लेकिन फिर भी आप मानिए कि हाँ 80%, 70% सवाल जो है इसी क्लास के पढ़े हुए आने। तो इन क्लासेस को बहुत शिद्दत से देखना है, बहुत शिद्दत से देखना है, रिवाइज करना है, पढ़ाई करना है, बात बनेगी, राइट। अब आते हैं मेंस पे कि मेंस में क्या लिखा है। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 में हेडिंग ही दे रखी है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री, ऐसा करके पूछेंगे। बाकी ज्योग्राफी भी है, सोसाइटी भी है, लेकिन हम हिस्ट्री पे अगर हम फोकस करें, इस पार्ट पे अगर आए तो इस पार्ट में लिखता है कि इंडियन कल्चर पूछेंगे, जिसमें आर्ट फॉर्म पूछेंगे, लिटरेचर पूछेंगे, आर्किटेक्चर पूछेंगे, राइट। तो आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन में क्या कल्चर ही आएगा? क्या एंशिएंट इंडिया नहीं पढ़नी है? क्या मेडिवल नहीं पढ़ना मेंस के लिए, राइट है ना। कि क्या एंशिएंट मेडिवल मेंस में पूछेगा? नहीं पूछेगा, खाली कल्चर पूछेगा क्या? अब ये भी जो सिलेबस है जो दिया है यूपीएससी ने, ये भी थोड़ा सा हमको मिसगाइड कर रहा है। सवाल देखते हैं, राइट। सवाल जो है समझने से पहले स्कोर अगर हम समझे तो आपके हर साल एंशिएंट मेडिवल कल्चर से ऑलमोस्ट 40 नंबर तक आ रहा है, 40 मार्क्स, और टोटल 75 फ्रॉम द हिस्ट्री। तो 250 में से 75 नंबर हिस्ट्री के आते हैं। क्या छोड़ा जा सकता है? हिस्ट्री छोड़ा नहीं जा सकता। प्लस एसए में हिस्ट्री रिलेटेड एसए आ जाते हैं, फिलॉसफी रिलेटेड एसए आ जाते हैं, जिसमें ये आपकी मदद करेगा, राइट। तो एसए में भी आपका स्कोर बढ़वा देगा, यस। स्कोर अगर आपका हिस्ट्री अच्छा है तो एसए में कुछ नहीं तो आप मान के चलिए कि +30 मार्क्स यहीं से आ सकते हैं,
राइट है ना, इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा एस्से लिखने के लिए कि हाँ हो सकता है पूरा पूरा एस्से आप हिस्ट्री पे लिख दे, हो सकता है टॉपिक ऐसा हो, नहीं भी हो तब भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप 30 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं अगर आपका हिस्ट्री वाला पार्ट बहुत अच्छा है। बट अगेन कमिंग बैक कि क्या एंशिएंट मेडिवल से सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तो ये लास्ट ईयर का पेपर है जनरल स्टडीज 1, जिसमें पूछा था कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बताइए किस तरह से डिफाइन करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये प्योर एंशिएंट इंडिया का सवाल है, इसका कल्चर से कोई बहुत लेना देना नहीं। राइट, हम ये सब हम एंशिएंट इंडिया में देखते हैं, तो दिस इज प्योर एंशिएंट क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं कि कल्चर से मेंस में सवाल आएगा, एंशिएंट इंडिया से डायरेक्ट सवाल आएगा आपके प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन। दूसरा, वैदिक सोसाइटी और रिलीजन, सोसाइटी पूछा है, वैदिक सोसाइटी पूछा है, अगेन एंशिएंट का प्योर सवाल है, ऐसा कल्चर में नहीं देखते हम। राइट, वैदिक सोसाइटी और रिलीजन पूछा है कि हाँ कैसे है और आज क्या चीज कंटिन्यू हो रही है, ये भी पूछा है, प्योर एंशिएंट का सवाल। इट इज नॉट कल्चर की आर्किटेक्चर समझा दो, है ना, कल्चर समझा दो ना, कल्चर नहीं है। तीसरा सवाल देखिए कि सल्तनत पीरियड का साइंस एंड टेक डेवलपमेंट, दिस इज मेडिवल इंडिया। अब साइंस एंड टेक हम लोग पढ़ते हैं जो है आपके कल्चर में भी, तो हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो लिया है कल्चर से लिया है, लेकिन इट इज ऑल अबाउट सल्तनत पीरियड। अगर सल्तनत पीरियड ठीक से पढ़ा होगा तब भी ये सवाल हो सकता है। यानी मेंस एग्जामिनेशन में आपके एंशिएंट और मेडिवल से अच्छे खासे सवाल आएंगे। राइट है ना, डायरेक्ट सवाल आएंगे, एंशिएंट वगैरह छोड़ के नहीं जानी, वो सब पुरानी थॉट है। 2020 के पहले ऐसा कहा जाता था कि एंशिएंट से सवाल नहीं आएगा, खाली कल्चर से सवाल आएगा। अगर कोई पुराने अगर एस्पिरेंट हैं तो वो भी आपको यही बोलेंगे कि एंशिएंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट 2023 का ही पेपर कह रहा है कि डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा एंशिएंट से, मेडिवल से, एंशिएंट से स्पेशली। यूपीएससी का रुझान ऑल्सो नॉट ओनली जो है प्रीलिम्स यूपीएससी, बट अगर आप सीडीएस का पेपर देखेंगे, सीएपीएफ का पेपर देखेंगे, तो एंशिएंट की तरफ रुझान जा रहा है और एंशिएंट से अच्छे खासे टफ सवाल पूछे जा रहे हैं। राइट है ना, यानी कि यूपीएससी चाहता है कि आप एंशिएंट इंडिया जरूर पढ़ के आए। तो एंशिएंट इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, मेडिवल से भी पूछ रहा है लेकिन एंशिएंट काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एंशिएंट इंडिया, वरना मेंस में ये जो है आपके ये 10 नंबर यहां पे, 15 नंबर यहां पे, 25 नंबर आप सीधे स्वाहा कर बैठेंगे। राइट, और अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो मेंस में इस तरीके से आप खेल नहीं सकते। यू नीड टू नो अबाउट दिस, यू हैव टू राइट अबाउट दिस। राइट है ना, और ये सब पढ़ाया हुआ था, है ना। अच्छी बात यह है कि हाँ ये पढ़ाई हुई चीजें हैं। राइट, आराम से आप अटेंड कर सकते थे, सवाल कर सकते थे। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही क्या है, दोनों में ही इंपॉर्टेंट है आपका एंशिएंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया बोथ। तो आई होप जो है ये बात हमें समझ में आई होगी कि हाँ जो है हमने क्यों पढ़नी है। ऑल्सो जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब उसमें कुछ बातें हैं पूरे हिस्ट्री में, राइट, और या फिर कह लो किसी भी सब्जेक्ट में दो चीजें होती। एक होती सब्जेक्ट का एसेंस, कहानी, है ना, कि कहानी क्या है, एनालिसिस क्या है, किस तरीके से चीजें डेवलप हुई, ये दिस इज दी यू कैन से द कोर पार्ट। और उसके बाद होता है फैक्ट कि हाँ भाई उनका नाम क्या था, उन फला राजा का नाम क्या था, उन्होंने किस तरह के कॉइन छापे, कॉइन का नाम क्या है, इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। ये क्या होता है, ये धीरे धीरे भूल जाता है, बट दिस इज समथिंग जो आप अपने साथ ले जाते हैं, है ना, कि है पूरा कोर्स करने के बाद एसेंस में आप समझिए कि यू विल हैव अ लॉट ऑफ कमांड, यू विल हैव अ लॉट ऑफ यू कैन से जो है एप्रिसिएशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसेंस कि हाँ क्यों हो रहा है। और अगर ये आप बिल्ड कर ले गए तो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। जो अभी ऐसा लगता है ना कि हिस्ट्री में डेट्स याद करनी होती हैं, है ना, तो लेट मी क्लैरिफाई, ऐसी कोई डेट वेट नहीं याद करनी होती, कोई ऐसी डेट नहीं है। इवेंट्स होते हैं कुछ कुछ कि हाँ एक आध इवेंट है, टाइम फ्रेम है, इंपॉर्टेंट है, राइट है ना, कि हाँ वो देख लिया हमने, बट अदरवाइज हमें ऐसा डेट टू डेट याद नहीं करना होता। डेट्स वेट्स रटने का गेम नहीं है हिस्ट्री। हिस्ट्री इज मोर अबाउट डेवलपमेंट, हिस्ट्री इज मोर अबाउट चेंजेस, हिस्ट्री इज मोर अबाउट दिस एसेंस। ये इसका कोर पार्ट है जो मेरे कोर्सेज का मेजर गिव जो है टेक अवे होगा, जिससे आप जो है हिस्ट्री का एसेंस समझ लेंगे। हिस्ट्री आपके लिए प्रेडिक्टेबल हो जाएगी, आपको चीजें दिखने लगेंगी कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा था। एक और बात, ये जो हम टोटल पढ़ने वाले हैं, ये किसी दिन बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, मजा आएगा, राइट, किसी दिन बोरिंग क्लास होगी, डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है। ऐसा कोई वादा नहीं है कि स्टैंड अप कॉमेडी चलेगी, आप एकदम मजे ही करते रहेंगे। पढ़ने आए हैं, पढ़ाई की बातें हैं, कभी हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हो, कभी हो सकता है बोरिंग कहानियां, पॉसिबल है ना। तो इसको लेके ये दुखी नहीं होना कि सर जो है मजा नहीं आ रहा, मजे लेने नहीं आए हो, राइट, तैयारी करने आए हो, प्रिपरेशन करने आए हो। प्रिपरेशन में जो है डिमांड है कि आप जी लगा के मेहनत करें, जैसा भी कंटेंट हो, कुछ भी हो, पढ़ डालना है ना। मेरी कोशिश यही होगी कि इंटरेस्टिंग रहे, बट हमेशा इंटरेस्टिंग हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। या
तो चलिए, तो ये एसेंस और फैक्ट्स दो चीजों पे हम ध्यान रखेंगे। मेरा वादा प्रेडिक्टेबिलिटी का है कि अगर आप ये क्लासेस कर ले गए तो ये तो सब देखेंगे ही, ऑफ कोर्स एसेंस और फैक्ट्स दोनों देखेंगे, बट हिस्ट्री आपके लिए प्रेडिक्टेबल हो जाएगी, लॉजिकल हो जाएगी। सवाल समझ के आप स्टेटमेंट पढ़ के कह सकते हैं कि स्टेटमेंट सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट है ना। ये सारी क्लैरिटी आपको इस कोर्स से आ जाएगी। नाउ तो हमने बात करी कि हाँ भाई वेटेज क्या है। अब जरा आपके बहुत सारे सवाल होंगे, राइट है ना, कि कोर्स में हम करने क्या वाले हैं सर, है ना, इस कोर्स में क्या होने वाला है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस कोर्स कि हाँ ये जो हम करने वाले हैं, तो एंशिएंट इंडिया, ऑलमोस्ट एंशिएंट और मिडिवल मिला के एंशिएंट इंडिया की मान लीजिए 22 क्लासेस, 22 से 24 क्लासेस, या तो एंशिएंट की मान लीजिए कि आप जो है 24 क्लासेस और मेडिवल की मान लीजिए आप 18 क्लासेस, तो टोटल जर्नी रफली 40 से 42 क्लासेस की है ना। अब ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम जो है टू द पॉइंट 40 पे खत्म होगा, 42 पे खत्म होगा, रफली 40 के आसपास मान लीजिए कि 40 क्लासेस का ये सफर है, जिसमें जैसा कि मैंने कहा कि हम एग्जॉस्टिव पढ़ेंगे, जो भी मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में पढ़ाऊंगा, राइट। एग्जॉस्टिव है, हवा में नहीं पढ़ाऊंगा मैं। और इसीलिए जब एग्जॉस्टिव आप पढ़ते हैं, चीजों की डिटेल में जाने लगते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा सा कभी कभी बोरिंग हो जाता है, विच इज इंपॉर्टेंट कि हाँ कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप अटेंड कर पाओ, राइट है ना। तो एग्जॉस्टिव पढ़ने वाले, डिटेल में पढ़ने वाले, सारी चीजें एक एक जो है चीज खोल के मैं रखूंगा कि हाँ जो है कैसे क्या हो रहा है। जितना मैं पढ़ा दूं उतना ही पढ़ लो, बहुत है, राइट। उससे ज्यादा रिसर्च करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं भी कोई भी और रिसर्च करने ना निकले, जितना मैं पढ़ाऊं सिर्फ उतना पढ़ ले, बहुत है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत है, राइट है ना। तो अगेन जितने मैं पढ़ाने वाला हूं, जितनी क्लासेस होने वाली हैं, उतना ही अगर आप कर ले, दिस इज गुड इनफ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ये पूरा कंटेंट जो मैं पढ़ाऊंगा पूरा एग्जॉस्टिव होगा, राइट है ना। नाउ अभी जो क्लासेस में आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा वाया टाइमलाइंस, राइट, टाइमलाइंस और माइंड मैप्स। यही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो जो आप पूछ रहे हो सर नोट्स कैसे बनाएंगे, तो नोट्स जो है इज अबाउट टाइमलाइंस एंड माइंड मैप्स। जो मैं लिखूंगा वही आपको लिखना है। टेक्निकली जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका स्केच बनाना है। मैं डिक्टेट नहीं करता, मुझे आता नहीं है डिक्टेट करना, तो देयर विल बी नो डिक्टेशन। जो मैं लिखूंगा वो आपको भी लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूं ये नहीं लिखना है, लेकिन हाँ नॉर्मली जब पढ़ाते वक्त मैं लिखूंगा तो आपको भी वही लिखना है, राइट। उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि अगर हम लिखने बैठेंगे तो इतना एग्जॉस्टिव नहीं पढ़ पाएंगे। फिर मैं आपको नोट दूंगा कि हाँ अशोका फिर वहां गया, लिखो अशोका वहां गया, राइट। तो आई बिलीव, मेरी पर्सनल फिलॉसफी, कि हाँ डिक्टेशन बहुत टाइम टेकिंग होता है, टाइम बर्बाद होता है, और उसमें क्या होगा कि शायद मैं आपको 50% ही कंटेंट पढ़ा पाऊं, राइट। अगर हम चाहते हैं कि हाँ हम एग्जॉस्टिवली पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, राइट है ना, कुछ हमसे मिस ना हो, तो देन ये डिक्टेशन नहीं हो पाएगा। ये वर्ड बाय वर्ड डिक्टेट मैं नहीं करूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको सुनना है। मेरी क्लास में आपको मेरे साथ टाइमलाइंस बनानी है, माइंड मैप्स बनाने हैं। जो भी मैं बनाऊंगा इस बोर्ड पे वो सब आपको बनाना है। तो मैं बोर्ड वर्क करूंगा, बोर्ड पे बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, प्लस मैं पीपीटी यूज करूंगा ऑफ कोर्स, राइट है ना। तो पीपीटी प्लस ये जो बोर्ड वर्क है इसको मिला के मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना। तो इसमें कोई और जो है जो है स्टाइल नहीं है। शायद आपने मेरे वीडियोस देखे हो, राइट है ना। तो यू नो कि हाँ मैं क्या कह रहा हूं। इतनी ही चीज आपकी कॉपी पे चाहिए। आप कहेंगे सर जो है फिर डिक्टेशन क्यों नहीं ले रहे, तो फिर नोट्स कैसे तैयार होगा। देखो क्या है ना कि स्टैटिक सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री जो है स्टैटिक है, और ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो आपको डेली नोट्स मिलेंगे क्लास के, या फिर ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी, ये सब कुछ लिखा हुआ है। यही बोल के दोबारा कॉपी में लिखने का कोई मतलब नहीं है। इससे बस फायदा ये होता है कि हाँ जब मैं जो है स्लो पढ़ाऊंगा, जब मैं डिक्टेट करूंगा तो हमारी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, राइट। जब मैं धीरे धीरे बोलूंगा तो आप जल्दी ज्यादा ग्रास्प कर पाओगे, राइट। यही फायदा होता है बस, और कोई फायदा नहीं होता। हमारी स्पीड जब स्लो हो जाएगी, कम पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ लोगे, बस यही फायदा होगा। लेकिन फिर जो है यूपीएससी के लिए सही नहीं होगा, राइट है ना। तो हाँ, तो पीपीटी कॉपी करनी, पीपीटी भी नहीं कॉपी करनी है ना, कुछ कॉपी नहीं करना है, राइट। वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट, या जो भी मैं चाहता हूं कि आप लिखें वो मैं खुद लिख दूंगा, टाइमलाइंस और माइंड मैप्स। इसके बाद भी अगर पीपीटी में कुछ एक्स्ट्रा है जो आपको लिख लेना चाहिए, तो आफ्टर द क्लास यू कैन राइट इट डाउन, राइट। बट अदरवाइज आपको कोई ऐसा नोट्स जो होता है ना कि हाँ हेडिंग डालो अशोका, राइट, ये नहीं होने वाला, राइट। ये नहीं हो रहा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग अब जो है 10वीं 11वीं 12वीं में नहीं है ना, कि हाँ जो है श्रुति खड़ी हो जाओ, पहला पैराग्राफ पढ़ो, एक बार तुम रीडिंग करो, एक बार हम रीडिंग करें। तो ये बच्चों की क्लास नहीं, राइट। दिस इज यूपीएससी लेवल, और यूपीएससी लेवल में आपको भी धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना होगा,
राइट, आपको भी उठना पड़ेगा, इस लेवल पे आना पड़ेगा, है ना। बच्चों का खेल नहीं है यूपीएससी। माना कि शायद आज बच्चे हैं, लेकिन जो आज की श्रुति है और जो श्रुति इंटरव्यू देगी और कल को जिलाधिकारी बनेगी, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो ग्रोथ मांगती है, आपको ग्रो करना पड़ेगा। राइट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो योर सेल्फ। इस लेवल पे आना पड़ेगा कि हाँ भाई आप जो है ग्रेजुएशन प्लस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। राइट, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं दिस इज ग्रेजुएशन प्लस लेवल, कि हाँ ग्रेजुएशन मान रहा हूं कि आप सारे ग्रेजुएट बच्चे हैं, नहीं है तो जल्दी हो जाएंगे, बट दिस डेवलपमेंट, दिस अपग्रेडेशन इज इंपॉर्टेंट, कि हाँ जो है आप इस बात को समझ सकें कि अब वो बच्चे की तरह जो है हाथ पकड़ के लिखवाना नहीं है। राइट है ना, कि नहीं गलत स्पेलिंग हो गई, मिटाओ लाओ काटो सही गए, है ना, ये सब नहीं हो रहा। तो यस, दिस इज यू कैन से कि हाँ जो है यूपीएससी लेवल डिस्कशन, और यूपीएससी लेवल डिस्कशन में जो है ऐसा बच्चों वाली हरकतें हम नहीं करेंगे। राइट, तो खैर जो टाइमलाइंस और माइंड मैप्स है ना, तो अगेन जो है हो सकता है भाई कुछ लोगों को इशू हो, कुछ लोग कहे कि नहीं सर हमें डिक्टेशन ही चाहिए, है ना, हम इसी से पढ़ते हैं। राइट, तो देन जो है आई कांट हेल्प इट। राइट, मेरी स्टाइल, हर किसी की अपनी स्टाइल होती है पढ़ाने की, तो मेरी स्टाइल जो है पढ़ाने की दैट इज ऑफ टाइमलाइंस एंड माइंड मैप्स। मैं ज्यादा से ज्यादा कहानियां सुनाऊंगा आपको, ज्यादा चीजें बताऊंगा आपको, थोड़ा विजुलाइज कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन डिक्टेशन जो है इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मैं नहीं देता हूं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि सर ये तो हो गया टाइमलाइंस और माइंड मैप्स, बट उसका कंटेंट या तो डेली नोट्स या फिर आप संपूर्ण फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा समझिए कि ये जो मैं पढ़ाऊंगा, ये जो आप बनाओगे कॉपी में, प्लस संपूर्ण, अगर आप डेली नोट्स छोड़ भी दे तो चलेगा। तो जो संपूर्ण आपको किताब दी गई है, जैसा उसका नाम है संपूर्ण, वो एग्जॉस्टिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है। तो अगर आप संपूर्ण संपूर्ण बुक फॉलो करनी है, प्लस जो भी आपके नोट्स हैं जो आप क्लास में बनाएंगे, ये फॉलो करना है। इस नोट्स में टाइमलाइंस होंगी, स्केचेस होंगे, जो कि मोर लाइक शॉर्ट नोट्स होंगे। आपकी पूरी हिस्ट्री शायद 50 पन्ने में आ जाए, 100 पन्ने में आ जाए। राइट है ना, तो टाइमलाइंस और माइंड मैप्स, धीरे धीरे क्या होगा, आपको यही देख के बातें याद आने लगेंगी। आप संपूर्ण धीरे धीरे बंद कर देंगे देखना, इसी से सब कुछ याद आने लगेगा। तो ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स क्रिएट होंगे, और इसका रिवीजन जो है बहुत ही आसान होगा। मे बी 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में आप इसको पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर पाए, है ना। सबसे बड़ा फायदा इसका यही है कि जो नोट्स क्रिएट होंगे बहुत ही क्रिस्प नोट्स होंगे। ऐसा पूरी हम 4-5 कॉपियां भरने वाले नहीं है, मर्जी है आपकी, आप भरना चाहो भरते रहो भाई। राइट है ना, लेकिन जो है आपकी जब नोट्स बहुत क्रिस्प होंगे, छोटी छोटी बातें लिखी होंगी, आपकी जो किताब जो आपको पढ़नी है, कंटेंट वो संपूर्ण में है, तो संपूर्ण प्लस ये जो अपना क्लास का डिस्कशन है, दिस इज गुड इनफ। अब मान लीजिए कि आप अपने नोट्स अच्छे नहीं बनाते, तो आपको डेली नोट्स जो है टीम एक्सपर्ट जो हमारे हैं, राइट, वो डेली क्लासेस के नोट्स खुद भी बनाते हैं विद इमेजेस, माइंड मैप एंड एवरीथिंग। आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। आप अगर अपने नोट्स नहीं फॉलो करना चाहते तो यू कैन फॉलो डेली क्लास नोट्स। ये डेली स्लाइड्स की बात नहीं कर रहा मैं, दिस इज नॉट स्लाइड्स के अलावा आपको 20-25 पन्ने का जो है डेली मटेरियल मिलेगा। राइट, जो क्लास के नोट्स होंगे, है ना, आपकी तरह एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं जो कि इस सब्जेक्ट को ऑलरेडी जानते हैं, मेरी बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं। राइट है ना, तो नाउ व्हाट ही विल डू और शी विल क्रिएट डेली नोट्स। अगर आप अपने नोट्स छोड़ के ये पढ़ना चाहें तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज आप फॉलो कर सकते हैं, या तो अपने नोट्स फॉलो करिए या डेली नोट्स फॉलो करिए, प्लस संपूर्ण फॉलो करिए, बेस्ट है। राइट, इससे अलावा कुछ चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ और नहीं पढ़ना है। राइट, दिस इज इट, दिस इज द एंड, है ना। यही फायदा ही है भाई बैच ज्वाइन करने का, यही फायदा है कि आपको अब 100 किताबें देखने की जरूरत नहीं है। राइट है ना, घूमने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। अगर बस आप इतना पढ़ लें तो जैसा कि मैंने कहा कि 10 सवाल तो यहीं से आ जाएंगे मिनिमम, तो 70% to 80% सवाल यहीं से हो जाएंगे। राइट है ना, थोड़ा बहुत कुछ रह गया तो संपूर्ण से हो जाएगा। तो दिस इज लाइक फेल सेफ कि हाँ कहीं से भी कुछ हमसे स्किप नहीं होगा। बाई चांस मुझसे अगर 1-2 चीजें छूट गई तो संपूर्ण में लिखी होंगी। राइट है ना, संपूर्ण में अगर कुछ नहीं लिखी, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं तो नोट कर लीजिएगा, डेली नोट्स में लिख लीजिएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द एग्जॉस्टिव थिंग। नाउ कमिंग बैक, ऐसी दिखती है जैसे टाइमलाइन। अब देखो इस टाइमलाइन में, अब ये पढ़ने में समझ में नहीं आएगी तो मैं क्या, क्योंकि मेरी टाइमलाइन है, मुझे समझना है। वैसे ही जब आप बनाओगे तो आपको समझना होगा, बट इस टाइमलाइन में समझो क्या लिखा हुआ है। इस टाइमलाइन पे जो है आपकी लोअर पालियोलिथिक एज, मिडिल पालियोलिथिक एज, अपर पालियोलिथिक एज, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं ये सिर्फ एक पन्ना पढ़ लूं तो ऑलमोस्ट मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। राइट, सिर्फ एक पन्ने में। तो ये पन्ना है बहुत पावरफुल। राइट, अब मुझे आपको अगर पढ़ाना है तो मुझे ऐसा नहीं कि 100 किताबें छान के लेकर आनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है इस पन्ने को देखना है। मुझे कहानी पूरी याद आ जाएगी, मैं आपकी क्लास में आ जाऊंगा, बता दूंगा हाँ ये हुआ था वो हुआ था। राइट, इट इज दैट सिंपल। आपको भी इसी लेवल पे पहुंचना है कि
कि हाँ भाई 100 जगह भागने की बजाय राइट सिर्फ अगर एक पन्ना आपको दे दिया जाए और इस पन्ने से अगर सारी बातें याद आ जाए। अब जैसे इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, मिडिल पालियोलिथिक में किस तरह के टूल्स होते थे, राइट लेवलॉइस है, डिस्क्वाइड टेक्निक है, राइट कॉग्निटिव रेवोल्यूशन इसी समय में आया था, प्लस कौन कौन सी साइट्स हैं जहां पे आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, बस इतना ही तो जानना था। राइट अब लेवलॉइस क्या होता है या कॉग्निटिव रेवोल्यूशन क्या होता है ये कहानी पता है मुझे, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन पढ़ूंगा याद आ जाएगा, अच्छा मिडिल पालियोलिथिक अभी समझ में नहीं आ रहा होगा बट अभी पढ़ाएंगे, यही जब तुम्हारे नोट्स में आ जाएगा तो यही सब क्लिक करने लगेगा, समझ में आने लगेगा, अच्छा हाँ ओके। तो इतने से मिडिल पालियोलिथिक खत्म हो जाता है, इतने से मीसोलिथिक खत्म हो जाता है कि हाँ भाई किस तरह के जो है लोग थे, क्या पहनते थे, पेंटिंग करते थे नहीं करते थे, सब यहीं लिखा हुआ है, साइट्स भी लिखी हुई है कि कौन कौन सी साइट्स हैं, बात खत्म हो गई, इससे ज्यादा जानना ही नहीं। राइट दी एंड ऑफ द चैप्टर। पहली बार पढ़ने में टाइम लगेगा, कहानी समझने में टाइम लगेगा, ये समझाने में टाइम लगेगा मुझे कि हाँ भाई ये जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल क्यों कर रहा है, सेमी परमानेंट सेटलमेंट क्यों हो रहा है, शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब हमने समझ लिया तो ये फाइनली इस पन्ने में कंडेंस होकर आ जाएगा और यही चीजें आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा। तो दिस टाइमलाइन अब तक जो है मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है, राइट है ना, प्लस जब मैं पढ़ता था तब भी मैं टाइमलाइन ही बनाता था, राइट तो मुझे पता है कि हाँ दिस इज अ सुपर पावर कि अगर आपने अपनी टाइमलाइंस बना ली तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, आपको हिस्ट्री दिखने लग जाएगी, आपको फ्लो दिखने लग जाएगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है ना, अभी नहीं दिखेगा इसमें, जब मैं पढ़ा दूंगा तब दिखेगा, राइट है ना। तो समझो इस बात को कि दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर यू। तो जितनी जल्दी से एक्सेप्ट कर लो, आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि अरे सर नहीं 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 ये तो कुछ और ही है, कुछ नया फंडा आप सिखा रहे हो। जितनी जल्दी आप ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे, खाली हिस्ट्री में नहीं आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही करने लगेंगे, राइट बिकॉज यू विल रियलाइज कि हाँ दिस इज अ सुपर पावर, गेम चेंजर है आपके लिए, है ना। तो या सो जो है कमिंग बैक, तो यस तो डेली नोट्स और संपूर्ण इतने से बात बन जाएगी। एक और बात यहीं पे एंड करते हैं। तो डेली नोट्स जैसा कि मैंने कहा कि हाँ अच्छा बाय द वे ऐसा नहीं होता क्लास खत्म हो डेली नोट्स आ जाएंगे, राइट क्लास खत्म होगी सर उसको रिव्यू करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो ये जो है आपके विद इन 24 आवर्स आपको नोट्स मिल जाते हैं। प्लस मेरी हर क्लास के बाद आपको मिलेगा एक डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिससे जो भी पढ़ाया होगा आप उसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये प्रीलिम्स के लिए भी होगा और मेंस के लिए भी होगा, तो दोनों चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी, दोनों चीजें साथों साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। प्लस वीकली टेस्ट होगा संडे को 12 बजे, हर जो है संडे को टेस्ट होता है, राइट 12 बजे टाइम है, कभी कभी ऊपर नीचे होता है बट 12 बजे ही टेस्ट होता है। तो उससे क्या होगा कि हफ्ते भर में जो कुछ पढ़ा हुआ है, राइट वो सारी चीजें टेस्ट में आ जाएंगी, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। नाउ यहीं पे एक और बात जो है मैं कितनी बार भी एम्फसाइज करूं कम है, कि एक चीज ध्यान रखो कि जो भी वीक भर में पढ़ाया गया, राइट जो भी कुछ आपने स्टडी किया है ये तुरंत उसी दिन एसिमिलेट करना है, कि मैंने आज कुछ पढ़ाया इसको आज आपको खुद पढ़ना है, राइट है ना। कुछ नोट्स में ऊपर नीचे रह गया सही करना है, इस चैप्टर को समझना है, तो ये आज के आज आपको एसिमिलेट करना होगा। जैसे अभी हम ये ओरिएंटेशन खत्म कर ले फिर हम शुरू करेंगे क्लास, देन जो भी कुछ मैं आज पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत जो भी कुछ, राइट वो आपको क्लास के बाद पढ़ना होगा, एंड देन बाय सैटरडे यू हैव टू रिवाइज। सैटरडे तक उस वीक में जो कुछ पढ़ाया गया है, और अगर पॉसिबल है कि उस कोर्स में अब तक जो कुछ हो चुका है, राइट है ना, कि कोर्स में जितना भी पढ़ा दिया है आप रिवाइज कर लो। बाय द टाइम कोर्स एंड हो, राइट वहां तक कुछ नहीं तो जो है लेट से 5 बार रिवाइज मार दो, क्योंकि हम लोग डिजाइन ऐसे हुए हैं कि हम जो भी कुछ पढ़ेंगे हम भूल जाएंगे, राइट उस दिन बहुत अच्छा लगेगा, कुछ हफ्ते बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब वापस पलट के देखोगे तो सब भूल जाओगे। हम ऐसे ही, हम लोग सारे ऐसे ही, राइट है ना, हम भूल जाते हैं। तो भूलना हमारा एक नेचुरल फेनोमेनन है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो कोई भी मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। आप मुझे वही मैसेज करेंगे कि सर जो आपने पढ़ाया था सब समझ में आ गया था, सब आता था, बट अब हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, राइट है ना। अगर ऐसा दिन नहीं देखना चाहते हो तो दिस रिवीजन इज सुपर इंपॉर्टेंट, राइट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज प्रैक्टिस। इन दी एंड आपको रिजल्ट चाहिए, आता है लेकिन प्रीलिम्स का पेपर नहीं हो रहा है, डीपीपी नहीं हो रही है, या फिर एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, राइट है ना। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा फॉर एमसीक्यू और इवेंचुअली फॉर मेंस। तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों ही चीजें चाहिए, है ना। जो मैं पढ़ाऊं उसको रिवाइज करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, ताकि उस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड आ जाए। एक सब्जेक्ट पे कमांड आएगी, फिर 2 पे आएगी, फिर 3 पे आएगी, फिर 1900 पे आ जाएगी, फिर सेलेक्ट हो जाओ। यही तरीका है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यही तरीका है, राइट यही सॉल्यूशन है। ऐसा कोई शॉर्टकट और एग्जिस्ट नहीं करता। आपको पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, सारे सब्जेक्ट में आप कर लेंगे, बस आप सेलेक्ट हो सकते हैं, राइट ना। इसमें और कोई भी जो है शॉर्टकट वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता, कोई और पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज द ओनली पाथ टू यूपीएससी 2025।
बाकी आपके हाथ में है। बाकी आप कुछ और एक्सपेरिमेंट करना चाहे कि नहीं सर हम वीडियो ही देखते रहेंगे। अच्छा बाय द वे प्रॉब्लमेटिक है, क्या होता है ना कि बड़ा कंफर्टेबल है कि मैं बोल रहा हूं आप सुनते जा रहे हो, राइट, आप कुछ नहीं लिख रहे हो, है ना, बहुत कंफर्टेबल होता है। तो इससे क्या होता है कि आप बस देखते रहोगे, ऐसा लगेगा सब दिमाग में जा रहा है, सुपर ह्यूमन हो आप, है ना, बट होता कुछ नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। खाली क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, अगर आपने रिवाइज नहीं किया, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये सब बेईमानी है, राइट, है ना, कोई सिलेक्शन वलेक्शन नहीं हो रहा, फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसीलिए इस प्रोसेस को अगर अभी से आप सैक्रोसैंक्ट तरीके से फॉलो करने लगें, मिस ना करें, तो फिर आप जो है 2025 के प्रबल दावेदार हैं, है ना। और तैयारी हमेशा रैंक 1 की होनी चाहिए। रैंक 1 और रैंक 900 में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता, राइट। तो हमेशा टारगेट करो कि आप 2025 के रैंक 1 हो, राइट, है ना, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। और ये इसी पाथ पे रैंक 1 भी जाता है, इसके अलावा कोई और पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। आप सोचो कि नहीं नहीं होने दो, बाद में सोचेंगे, तो बाद में कोई ऐसा दिन नहीं आएगा। खैर, तो जो है लास्ट एक पॉइंट आपका है कि सर कोई किताब बता दीजिए हमको, है ना। तो जैसा मैंने कहा कि संपूर्ण, बट एक सवाल जो आपका है कि सर एनसीईआरटीज, तो देखो एनसीईआरटीज बहुत अच्छी किताब है, मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटीज अच्छी किताब नहीं है, राइट, है ना, बहुत ही बढ़िया बुक्स हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो न्यू एनसीईआरटी है, या तो ये देख लो, क्लास 6 और क्लास 12 की एंशिएंट इंडिया मिल जाएगी, अभी एंशिएंट इंडिया सुन लो, राइट, है ना। तो एंशिएंट इंडिया क्लास 6 और क्लास 8, इसमें एक जो है यू कैन से क्विक रीडिंग आप करके निकल सकते हैं। हालांकि आई रिकमेंड कि क्विक रीडिंग कर लो, है ना, नहीं पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनसीईआरटीज और ऑप्शनल, राइट, है ना, कि अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ें, ना पढ़ना चाहें ना पढ़ें, है ना। जो मैं पढ़ाऊंगा दिस विल बी इंक्लूसिव ऑफ एनसीईआरटी। तो अगर आप एनसीईआरटी ना भी पढ़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, राइट, तब भी अपना कंटेंट है कि हाँ जो है पूरा एनसीईआरटी कवर कर लेगा। बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप क्लास 6 और क्लास 12 की जो है क्विक रीडिंग कर लीजिए, या फिर आप ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट इंडिया उठा के क्विक रीडिंग कर लीजिए। एक तमिलनाडु एनसीईआरटी का आपका सवाल होगा, राइट, अच्छा है, लेकिन कुछ चैप्टर्स जैसे संगम, चालुक्यास, इन सब के लिए अच्छी है, राइट। अदरवाइज इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर नॉर्दर्न डायनेस्टीज एंड ऑल। तो जहां पे जो है अच्छी है वो समझ में आ जाएगा। जब हम साउथ इंडियन डायनेस्टीज की बात करेंगे, साउथ इंडियन जो है कंटेंट डिस्कस करेंगे, वहां पे तमिलनाडु एनसीईआरटी कैन बी हेल्पफुल, तो वहां पे पढ़ी जा सकती है। बट अगेन जैसा कि मैंने कहा कि हाँ दिस इज इंक्लूसिव, तो जो भी कंटेंट पूछा जा सकता है इन तीनों किताबों से, दैट इज इंक्लूडेड इन दी होल डिस्कशन, राइट, है ना, कि हाँ इसके आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी श्रद्धा है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ना पढ़ना चाहें ना पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, है ना। अगर पढ़ लेंगे तो हाँ भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। हाँ एक केस में जरूर पढ़ लीजिएगा, मान लीजिए पढ़ाना शुरू करूं, 2-4 क्लासेस हो जाए और 4 क्लास के बाद या पहले हफ्ते के बाद आपको लगे कि सब ऊपर से गया, समझ में नहीं आ रहा, हिस्ट्री का हाँ नहीं पता आपको, तो इन दैट केस एक क्विक रीडिंग जरूर कर लीजिएगा, कुछ किसी भी किताब की, चाहे ओल्ड एनसीईआरटी की, बेटर होगा फिर ओल्ड एनसीईआरटी की क्विक रीडिंग मार दिएगा, है ना, कि हाँ सब कुछ अगर ऊपर से चला जाए तो क्विक रीडिंग आप कर सकते हैं, राइट। या तो देखो मैं ही नहीं समझा पाया, ये भी हो सकता है, या फिर जो भी केस है आप कैसे भी पढ़ना चाहें ओल्ड एनसीईआरटी तब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जब मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है, राइट, बात बन रही है, तो ये सब कुछ इंक्लूसिव है, कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम ढूंढने ढांडने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं और संपूर्ण इज गुड इनफ, यही कॉम्बिनेशन चाहिए। एक और सवाल, सर मैंने किताब खरीद ली है ना, आपका एक सवाल होगा कि सर मैंने किताब खरीदी हुई है, रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक्स, तो देखो जैसा कि फिर से कह रहा हूं मैं इसके अलावा कुछ और जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप कहिए सर हमने किताब खरीदी ली है, क्या करें, राइट। तो देन ओनली बुक विच आई कैन रिकमेंड इज मैग्रॉ-हिल, राइट, मैग्रॉ-हिल। तो मैग्रॉ-हिल पूनम दलाल जी की बुक है, राइट, इट्स अ गुड बुक, आप ये रेफर कर सकते हैं। इसमें एंशिएंट और मेडिवल दोनों ही हैं, इसकी खास बात यही है कि इसमें एंशिएंट और मेडिवल दोनों ही। इसमें किताब में कुछ गलतियां भी हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं, राइट, दिस इज गुड इनफ। इसके अलावा कुछ और आपको नहीं चाहिए, मतलब अगेन इसके अलावा कुछ और, मतलब और कोई किताब मत खरीद लेना कि हाँ ये भी खरीद लो, फिर जो है डी एन बसु भी खरीद लो, फिर कुछ और भी खरीद लो, कोई किताब नहीं चाहिए। अगर आप वाकई कोई किताब खरीदना भी चाहते हैं कि नहीं सर हम नहीं मानेंगे, हम खरीदेंगे, तो फिर मैग्रॉ-हिल आप ले सकते हो, एंशिएंट एंड मेडिवल की किताब है, राइट, ये आप कर सकते हो। क्या मैं मैग्रॉ-हिल को जानता हूं, क्या मेरा कोई जो है कमीशन आ रहा है, नहीं सर मेरा ऐसा कोई इसका लेना देना नहीं है, राइट, मुझे खुद ठीक लगी थी किताब, इसे मैं रेफर कर रहा हूं। बट अगेन दिस इज ऑल्सो इंक्लूसिव, राइट, है ना। मैग्रॉ-हिल जो है जो भी उसमें लिखा हुआ है सब कुछ डिस्कशन में इंक्लूडेड है, प्लस अ लॉट ऑफ थिंग्स आई टेक अप फ्रॉम एनसीईआरटीज। एक जो है आपकी किताब है उपिंदर सिंह जी की बुक है, राइट, ये मैं रेफर करूंगा, प्लस ऑनलाइन और भी बहुत सारी किताबें हैं और सोर्सेज हैं जो मैं रेफर करूंगा।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं। एक और जो चीज मैं यूज करूंगा विल बी ग्रेजुएशन मटेरियल, कि ग्रेजुएशन में जो पढ़ाया जा रहा है हिस्ट्री में, राइट, ये सारी चीजें अपने डिस्कशन में होंगी, तो कहीं कुछ और भटकने की जरूरत नहीं है, राइट। जितना मैं कह रहा हूं कि हाँ ये जो मैं पढ़ाऊंगा प्लस संपूर्ण, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है सर, राइट, आप जो करना चाहे करें। आर.एस. शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी इज टेक्निकली आर.एस. शर्मा, राइट, दिस इज आर.एस. शर्मा। अब आर.एस. शर्मा एक अलग से किताब ही आती है जो ओल्ड एनसीईआरटी प्लस 20% है, जो परसेंट वाली बुक है वो उसमें 20% चीजें और है, 20% भी ज्यादा कह दिया, 15% 10% कह दो इसे, इतना ही है आर.एस. शर्मा की किताब। अच्छी किताब है ना, वो आप रेफर करना चाहें एंशिएंट इंडिया के लिए कर सकते हैं, नो डाउट। बट आर.एस. शर्मा की भी प्रॉब्लम यही है कि वो यूपीएससी के लिए नहीं लिखी है, ये वाली यूपीएससी के लिए लिखी है मैग्रो-हिल, इसीलिए ये बेटर है आर.एस. शर्मा से। अच्छी किताब है आर.एस. शर्मा, नो डाउट, हिस्टोरियन है, बहुत अच्छा लिखते हैं, राइट, ओल्ड एनसीईआरटी उन्होंने लिखी हुई है, राइट, बहुत बढ़िया। बट स्टिल आई बिलीव कि मैग्रो-हिल यूपीएससी के लिए लिखी है तो उस हिसाब से लिखी है, तो बेटर है मैग्रो-हिल, राइट। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट। सर आपके डाउट्स का क्या होगा, मतलब आपके डाउट्स का क्या होगा? तो डाउट्स मेजर जो है क्लास एंड में, या तो क्लास एंड कि हाँ हम पढ़ ले पहले और फिर हम लोग जो है बातें करेंगे, है ना, जो आपको पूछना है पूछते रहिएगा, मतलब रेलेवेंट सवाल, ये नहीं कि सर दोबारा पढ़ा दो, ऐसा नहीं, राइट, है ना। तो जो भी रेलेवेंट सवाल है क्लास के एंड में अपन डिस्कस करेंगे, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो भी आप चाहो, राइट। या फिर कभी कभी कोई टॉपिक एंड होगा, है ना, कि कहीं कुछ बात कर रहे थे पॉलिटिक्स खत्म हो गया तो वहीं रुक गए, पूछने लगे भाई क्या हुआ, उसी के PYQs देखने लगे, डिस्कस करने लगे, तो टॉपिक एंड पे या क्लास एंड पे डिस्कशन होगा, राइट। हर क्लास के बाद डिस्कशन शायद जरूरी नहीं है, रीजन कि हाँ हो सकता है टॉपिक एक क्लास में खत्म ही ना हुआ हो, तो बेसिकली आई फॉलो टॉपिक एंड, चाहे वो क्लास के बीच में छोटा टॉपिक खत्म हो गया हो, चाहे जो है पूरा टॉपिक खत्म हो गया हो, तो जहां भी हम टॉपिक एंड करेंगे वहां पे जरूर डाउट डिस्कशन करेंगे, PYQ डिस्कशन करेंगे, सवाल जो भी आए हैं वो डिस्कस करेंगे, आंसर डिस्कस करेंगे, या फिर क्लास एंड पे जो है हम लोग थोड़ी देर बात किया करें, तो आपके डाउट्स मोर और लेस जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि अब तक हम देख रहे हैं, तो आपके जो जो सवाल रहे होंगे अब तक दिमाग में, मैंने आंसर कर दिए, राइट, है ना। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ आपका बच रहा होगा। तो प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि रिवाइज एंड प्रैक्टिस, दिस इज द की। अगर ये नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। सो बाय द वे, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जो है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, अभिषेक_PW UPSC वाला, राइट। इसमें मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, राइट, जो भी नई चीज कर रहे हैं या हो रहा है समथिंग, वो इस चैनल पे आता रहता है। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अभिषेक_PW UPSC वाला। चलिए, सो नाउ वी आर डन विद द कोर्स इंट्रोडक्शन। देखो, एक बड़ा बदलाव जो आपको यहां से चाहिए, अगर आप वाकई सीरियस हैं, प्रहार 1.0 हो चाहे प्रहार 2.0 हो, राइट, समय बहुत कम बाकी है, और समय की खास बात यह है कि समय कट जाता है, खत्म हो जाएगा, ये 1 साल पता नहीं चलेगा। तो ये दिमाग में कहीं भी अगर हो कि अभी बहुत टाइम है, अभी 1 साल है, राइट, है ना, जो है ये ऐसा कुछ है नहीं, राइट, बस आपकी गलतफहमी है, आपको लग रहा है कि बहुत टाइम, कहीं से भी बहुत टाइम बचा उचा है नहीं। तो बहुत सीरियसली पढ़ाई करो, राइट, है ना, यहां से बदलने की जरूरत है। या अगर कोई भी टाइम पास चल रहा है, दुनिया बुला रही है तो जाने का नहीं, राइट, है ना, दुनिया बुलाती रहेगी, जाने वाने का नहीं, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये 1 साल आपकी जिंदगी बना भी सकता है, और बिगाड़ तो कोई नहीं सकता है आपको, लेकिन हाँ बना जरूर सकता है, राइट। चलिए खैर, तो आइए बात शुरू करते हैं, हम लोग बात करते हैं एवोल्यूशन स्टोरी की। तो हम लोग एकदम शुरू से शुरू करेंगे, हालांकि जनरल स्टडीज है तो ये थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी में घुस रहा हूं मैं, लेकिन इतना डिटेल में जानना नहीं, राइट, है ना, इसमें बहुत डिटेल रिसर्च मैंने मना किया है, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही, राइट, है ना। तो ये जनरल स्टडीज का डिस्कशन है, और हम जनरल स्टडीज के नजरिए से इसको देखेंगे। हम जो पहले टॉपिक में घुसने जा रहे हैं, विच इज अबाउट लिथिक एजेस, पाषाण काल, राइट, है ना, सुना होगा पाषाण काल, स्टोन एज हुआ करती थी। तो यूपीएससी ने अब तक इससे बहुत सवाल नहीं पूछे, लेकिन ऐसा कोई वादा भी नहीं किया कि नहीं पूछेंगे। तो जिस तरीके से यूपीएससी बढ़ रहा है एंशिएंट में, आई बिलीव हो सकता है अभी 2024 के पेपर में ही हमें देखने को मिल जाए जो स्टोन एज के सवाल। बट स्टोन एज से अब तक जो सवाल पूछा है, एक साइड में सवाल पूछा हुआ है कि बुर्जा होम में रॉकेट साइंस मिलता है कि नहीं मिलता है, चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा मिलता है कि नहीं मिलता है, गणेश्वर में कॉपर आर्टिफैक्ट्स हैं कि नहीं। तो एक साइट बेस्ड प्रीलिम्स में सवाल पूछा था, और एक मेंस में सवाल पूछा हुआ है कि मीजोलिथिक की पेंटिंग्स बता दीजिए कि अच्छी लग रही कि नहीं अच्छी लग रही। तो यही 2 सवाल अब तक आए हुए हैं। तो ऐसा बहुत नहीं पूछा है, लेकिन ऐसा कोई वादा भी नहीं है कि हाँ जो है नहीं पूछेंगे। ऐसी उम्मीद है कि हाँ जो है अभी सवाल और आएंगे, अच्छे खासे सवाल यूपीएससी में हमें देखने को मिलेंगे। ऑल्सो आई बिलीव कि हाँ इस टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि ये चीजें हुई कैसे।
तो हम लोग बिल्कुल शुरू से कहानी शुरू करने जा रहे हैं, राइट है ना। पहला सवाल है कि जो हम मानते हैं या फिर ऐसा सुना होगा बचपन में कि हाँ जो एप्स हैं उससे हम लोग इवॉल्व हुए, बट आपको पता ऐसा तो है नहीं, राइट है ना। आज इसी बात पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, यहीं से चर्चा चालू करते हैं, बात करते हैं एवोल्यूशन की कि हमारी उत्पत्ति कहां से हुई। आज पहले ये डिस्कस करेंगे, इसको इंडिया लेकर आएंगे कहानी को, और यहां से हम लोग बात शुरू करेंगे। सुनाओ तो अगेन थोड़ा सा ज्योग्राफी में मैं जा रहा हूं, ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी मिक्स कर रहा हूं मैं, राइट। तो ज्योग्राफी में हम बात करते हैं बिग बैंग की। मैं बिग बैंग नहीं पढ़ा रहा हूं, अगेन ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, खाली मैं कहानी यहां से पिक कर रहा हूं कि शुरुआत कहां से हुई। तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक हुआ बिग बैंग। दिस इज अ फिलॉसफी, दिस इज अ थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। एक बिग बैंग हुआ जिससे हमारा ब्रह्मांड बना, राइट है ना। कि हाँ 13.8 बिलियन ईयर्स अगो क्या हम लोग थे? नहीं, हम लोग नहीं थे भाई, ऑफ कोर्स अभी तो बन ही रहा है, राइट। और उसके बाद जब दुनिया बनी तो ये दुनिया बनी 4600 मिलियन साल पहले। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। क्या इसमें हम दिख रहे हैं? इसमें भी हम नहीं दिख रहे। तो 4600 मिलियन साल पहले भी हम लोग नहीं थे, राइट। यहां तक हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते। इनफैक्ट 540 मिलियन साल पहले एक समय शुरू होता है विच इज कॉल्ड एज फेनोरोजोइक ईयन। टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट इतना ध्यान रखो कि हाँ चलो 540 मिलियन साल पहले कोई ईयन शुरू हुआ, कोई समय शुरू हुआ जिसमें क्या हुआ कि लाइफ दिखनी शुरू हुई। बट क्या हम लोग अभी भी आए? नहीं, हम लोग अभी भी नहीं आए। तो इस बात को समझने के लिए अब क्या है कि फेनोरोजोइक ईयन या फिर 540 मिलियन पे ये हुआ, फिर 400 मिलियन पे ये हुआ, ऐसा जीवन में बताना मुश्किल होगा। तो इसको क्या है, इसको बांटा गया है समय में कि हाँ ये जो टोटल टाइम है इसका इतने पार्ट को ये कहते हैं, इतने पार्ट को ये कहते हैं, इतने पार्ट को ये कहते हैं। तो इस तरीके से समय को बांटा गया है ताकि थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। फिर इसको और पार्ट में बांटा गया है कि हाँ भाई इसको ये कहते हैं, फिर इसको और पार्ट में बांटा गया है कि इसको ये कहते हैं। तो ये जो टेक्निकल डिस्कशन है कि पूरी टाइमलाइन को बांटा गया है, इसको कहा जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये आप पढ़ेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी में, राइट। इसको ज्योग्राफी में देखिएगा, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिलहाल समझते हैं कि 540 मिलियन साल पहले हमें जीवन दिखने लगा। इसी को कहा जाता है, ये जो पूरी स्केल है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, राइट। इसी का इस्तेमाल करना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि टेक्निकली ज्योग्राफी में है तो मैं ये सब पढ़ा नहीं रहा हूं कि क्या कहते हैं, राइट। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो हाँ जरूर इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट अदरवाइज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। लेट्स गेट बैक टू आवर स्टोरी। तो नाउ तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल इसको उल्टा करके मैंने रखा। तो हो क्या रहा है कि 540 मिलियन साल पहले शुरू हुआ जीवन दिखना, राइट है ना। इसको कहा गया है फेनेरोजोइक कि हाँ ये जो समय है, जो ड्यूरेशन है 540 मिलियन साल, यानी पिछला जो आपका ऑलमोस्ट 3000 मिलियन साल है, इसमें कोई ऐसा जीवन दिखने वाला जीवन नहीं है, राइट है ना। बट ये सिंगल सेल वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, बट ऐसा कोई दिखने वाला जीवन यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो भी कहानी शुरू हुई 540 मिलियन साल पहले चालू हुई, और इसीलिए इस पूरे ईयन को कहा गया है कि दिस इज फेनोरोजोइक ईयन। अभी जो विजिबल लाइफ है ये भी 3 पार्ट में एग्जिस्ट करता है, राइट। एक पार्ट है जो बिल्कुल पुराना वाला है जिसे पालियोजोइक कहते हैं, एक पार्ट है जो कि मीसोजोइक है, राइट, और एक पार्ट बिल्कुल रीसेंट है विच इज सीनोजोइक। पहले आपकी मछली आना चालू हुई, ऐसा सुना होगा, स्कूल में सुना होगा, मछली बनी, फिर आपके फ्रॉग व्रॉग बने, फिर एक जुरासिक वाला एरा आया जिसमें डायनासोर भी था। बट हमारी कहानी एक्चुअली चालू होती है 66 मिलियन साल पहले से, जब ये डायनासोर भी एक्सटिंक्ट हो गए, राइट। तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ये जो पॉइंट है ये हुआ 66 मिलियन साल पहले, 66 मिलियन ईयर्स अगो। यानी कि अच्छा ये टेक्निकल पढ़ा रहा हूं, ये हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, राइट, खाली कहानी हम शुरू कर रहे हैं। यानी कि अगर समझो तो अगर लेट से 4600 मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन समझते हो ना, मिलियन तो भी समझाना पड़ेगा, है ना। 1 मिलियन होता है 10 लाख, ऐसा होता है शायद। मिलियन ईयर्स अगो अर्थ बनी थी, और 4600, तो ये मान लो लेट से 2300 हो गया आधे पे, ये हो गया लेट से 1150, ये हो गया 650, ये हो गया 350, ये हो गया 150, ये हो गया चलो लेट से 66। क्या आप समझ पा रहे हैं कि हाँ इतने पूरी लाइन में हम लोग नहीं आए हैं अभी, राइट। 66 मिलियन ईयर्स अगो हमारी बात हल्की सी चालू हो रही है ना। तो इस पूरे ड्यूरेशन में अब क्या है कि धर्मों में ऐसा कहा गया है ना, जैसे बाइबल वगैरह, अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द रिलीजन, राइट है ना, डिस्क्लेमर इज ऑन, किसी रिलीजन की हम बात नहीं कर रहे, बट समझो इस बात को कि फॉर वेरी वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन हम लोग नहीं है, राइट। ह्यूमन की उत्पत्ति बहुत बाद की बात है, बहुत ही लेटर, और इनफैक्ट जो हम लोग जिस फॉर्म में अभी हैं मॉडर्न ह्यूमन, ये तो लास्ट का 1 लाख साल है या फिर लास्ट का 2 लाख साल मान लो,
राइट, 2 लाख ईयर्स। और कहां 4600 मिलियन साल पुरानी कहानी में हमारी कहानी बिल्कुल एकदम रीसेंट कहानी है, हम लोग एकदम नए नए आए हुए हैं। राइट है ना। तो जो ऐसा मानते हैं कि हाँ भाई शुरू से ही इंसान था, ऐसा कोई शुरू से इंसान एग्जिस्ट नहीं करता। कहानी शुरू होती है 66 मिलियन ईयर्स अगो। अब आप कहेंगे सर फेनोरोजोइक कोई क्या था, भूल जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वो हमारे काम का नहीं है। राइट, कहानी कहां शुरू हुई आपकी 66 मिलियन ईयर्स अगो में। और इस टाइम को कहते हैं 66 मिलियन साल पहले वाले टाइम को कहते हैं दिस टाइम स्टार्टिंग, जो है जहां पे सारे लोग डायनासोर वगैरह खत्म हो गए, यहां से शुरू होता है नई लाइफ, नया जीवन चालू हुआ। ये लोग चले गए, हमारा जीवन चालू हुआ। दिस इज टेक्निकली सीनोजोइक, है ना, सीनोजोइक। तो क्या है कि फेनोरोजोइक इयॉन का एक छोटा सा हिस्सा है सीनोजोइक एरा। देखो अब क्या है, थोड़ा सा बहकने लगे होंगे लोग, सर ये क्या बता रहे हैं। हाँ तो देखो, अपने जीवन को तुम कैसे बांटते हो। अपने जीवन में तुमने ऐसा बांट रखा है ना कि हम 10वीं तक या फिर क्लास 5वीं से 10वीं तक हम यहाँ थे, नर्सरी तक ये था, फिर नर्सरी से जो है लेट्स से क्लास 5th तक ये था, फिर 5th से लेके जो सेकेंडरी जो है ये सेकेंडरी स्कूल है 10th तक वो ऐसा था, इंटरमीडिएट ऐसा था, ऐसे करके आपने जीवन में बांटा हुआ है। ऐसे ही हमने इस पृथ्वी के टाइम को भी बांटा हुआ है। राइट है ना कि हाँ वो जो 540 से शुरू हुआ था फेनोरोजोइक का, उसके इयॉन में फेनोरोजोइक इयॉन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा गया, 3 पार्ट्स में तोड़ा गया, और उसका जो रीसेंट पार्ट है सीनोजोइक एरा, है ना, जो 66 मिलियन से शुरू हो रहा है, जहां पे डायनासोर गायब हो गए। राइट, बस यही थोड़ा सा अपने काम का है, पीछे का सब भूल जाओ, खाली ये समझो कि हाँ लास्ट 66 मिलियन साल पहले, राइट, सीनोजोइक एरा में अपना जीवन चालू होने वाला है। अभी भी चालू नहीं हुआ है, अभी चालू होने वाला है। ये बात क्या हम समझ पा रहे हैं। कुछ लिखना है, अभी कुछ नहीं लिखना, वेट करो, है ना। तो कौन सा, इयॉन का एक छोटा सा पार्ट एरा, राइट, इयॉन में 3 एरा थे, जिसमें एक पार्ट एरा सीनोजोइक एरा जो है वो अपने काम का है कि हाँ सीनोजोइक एरा में कहानी आती है प्राइमेट्स की। राइट है ना, प्राइमेट्स का डिस्कशन चालू होता है। यहां तक हम सारे लोग साथ में कि नहीं, पहले एक बार ये बताओ, थोड़ी टेक्निकल बातें हम कर गए। हम लोग पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन, लेकर आ रहे हैं, कहानी कनेक्ट कर रहे हैं। राइट, सीधे मैं कहानी चालू करूं कि हाँ 5 लाख साल पहले होमो इरेक्टस था, अजीब हो जाएगा, है ना। तो पीछे की कहानी भी समझनी पड़ेगी, कैसे यहां तक बिल्ड हुआ। एक बार ये बैकग्राउंड फ्लैशबैक समझ लें, फिर जो है इंसान की कहानी पे आ जाएंगे। और अब हम इंसान की कहानी पे ऑलमोस्ट पहुंच गए, या कोई भटक तो नहीं रहा कहीं। हाँ बता रहे हैं प्राइमेट्स क्या हो रहा है। तो ये जो सीनोजोइक एरा है, दिस इज एक्चुअली एरा ऑफ मैमल्स। राइट, तो टेक्निकली जो हम बात कर रहे हैं, कि हम कह रहे हैं कि हाँ दिस इज 66, पीछे की कहानी जो हो गई तो हो गई, पीछे उससे हुआ जो हुआ। राइट, ये है आपका सीनोजोइक एरा, एंड दिस इज द एरा ऑफ मैमल्स। मतलब मैमल्स वो होते हैं जो स्तनधारी होते हैं। राइट है ना, कि जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, दोज आर मैमल्स। तो अब डायनासोर के जाने के बाद, ये डायनासोर यहां पे खत्म हो गया 66 मिलियन साल पहले। राइट, डायनासोर इज डन, और यहां से कहानी शुरू हुई किसकी, मैमल्स की। अब मैमल्स जैसे शेर हो गया, इंसान हो गया, बंदर हो गया, जिब्रा हो गया, सारे मैमल्स हैं। राइट है ना, जो भी अपने बच्चों को आपने देखा है कि हाँ दूध पिला रहे हैं, वो क्या है, सारे मैमल्स हैं। तो यहां से मैमल्स की प्रजाति यहां पे चालू हो गई, जिसमें मैमल्स में एक जो है प्रजाति का एक ग्रुप है, एक ऑर्डर है टेक्निकली, जिसे कहते हैं प्राइमेट्स। राइट, प्राइमेट्स। अब ये जो प्राइमेट्स ऑर्डर है, राइट, ये प्राइमेट्स में ही आपके जो है ओरंगुटांग भी आ जाते हैं। इसे थोड़ा ऊपर करते हैं, या तो आपके गिब्बॉन भी आ जाते हैं, ओरंगुटांग है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है। यानी टेक्निकली जो आप एप कहते हो, एप एक्चुअली प्राइमेट का पार्ट है। राइट, तो ऐसे बहुत सारी स्पीशीज है, और स्पीशीज में एक स्पीशीज क्या है, मैन है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है गोरिल्ला में से निकले हैं, हम लोग किसी कॉमन जीन पूल को बिलोंग करते हैं। राइट है ना, कि हाँ एक कॉमन जीन पूल है जिसे कहा जाता है प्राइमेट्स। हमें कुछ फीचर्स भले एक जैसे हो, कॉमन हो, कुछ बातें कुछ एक जैसी दिखती हो, बट हम इसमें से निकले नहीं। राइट, हमारा अलग उद्भव है, मैमल्स में से, प्राइमेट्स में से हम लोग निकलते हैं। तो मैमल्स का एक ऑर्डर है प्राइमेट्स।
इस प्राइमेट्स में मल्टीपल चिंपैंजी वगैरह निकलते हैं, इसी में मैन आगे जाके डेवलप होगा, अभी हुआ नहीं है, राइट, ह्यूमन डेवलप होगा और उसी के लिए वर्ड यूज करते हैं होमो, राइट, ह्यूमन या राइट, तो प्राइमेट्स। अब जो पहला जो हमको ह्यूमन या फिर जो है होमोनिड जिसे कह सकते हैं, वो हमको दिखाई देता है 6 मिलियन साल पहले। कहा जाता है कि दीज आर होमोनिड्स, मतलब ह्यूमन जैसे होमोनिड्स। और अपनी कहानी एक्चुअली यहां से अब थोड़ा थोड़ा शुरू हो रही है, राइट, 6 मिलियन साल पहले यानी कि 60 लाख साल पहले, राइट, इसे 60 लाख कह लें समझने के लिए, 60 लाख साल पहले। तो टेक्निकली अपनी कहानी यहां से चालू हो रही है। और होमोनिड्स में जो पहला हमारे ह्यूमन जैसा फीचर है उसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये लिख सकते हो, राइट, ये टाइमलाइन बना सकते हो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिख सकते हो, या अभी और रुक जाओ, अभी इसको थोड़ा सा और बनाएंगे अच्छे से, राइट, हालांकि बना सकते हो इसको, एक रफ नोट बना लो, छोटा सा ही बनाना, बहुत ज्यादा नहीं, है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। पहले इतनी चीजें जो है एक्सेप्ट करो, फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो सीनोजोइक एरा चल रहा है, ये मैमल्स का एरा चल रहा है। आप मैक्सिमम जो जानवर देख रहे हैं वो मैमल्स देखते हैं, आप जो है जू वगैरह आप जाते हो, हालांकि मैमल्स के अलावा भी हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट मैमल्स डोमिनेट कर रहे हैं इस एरा में, इसीलिए एरा ऑफ मैमल्स है सीनोजोइक। सीनोजोइक, जोइक मतलब होता है जोई, लाइफ, और सीनो मतलब नया। होमोनिड्स मतलब होमोनिड्स जो है ह्यूमन लाइक बोलते हैं, कि हाँ जो है बोला जाता है कि यहां से जो इसे ग्रेट एप्स भी कहा जाता है, कि अब यहां से ह्यूमन वाला जो फीचर है ना वो अलग हो रहा है, यहां से हमारी ब्रांच अलग हो रही है, हम चिंपैंजी वगैरह से यहां से अलग हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, हाँ इस सवाल पे आते हैं कि ये क्या है भाई ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आज तुम हो, राइट, है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है एक्चुअली, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो सबसे पुराना जो हमारा एंसेस्टर है, हमारे पूर्वज है, राइट, जिनको नहीं पता था कि क्या करना है, जैसे आज तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है, बट धीरे 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 तुम ग्रो करोगे, राइट, है ना, ग्रो करते करते तुम जो फॉर्म हो गया, हालांकि तुम ही फॉर्म हो जाओगे, यहाँ पे दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन होगी, है ना, तीसरी भी नहीं, शायद 100वीं जनरेशन 200वीं जनरेशन होगी, राइट, है ना। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो है जिसे कुछ नहीं पता, धीरे धीरे फिगर आउट करेगा, राइट। उसके बाद है होमो हैबिलिस, उसके बाद है होमो इरेक्टस, उसके बाद है होमो निएंडरथल, और फिर है होमो सेपियंस, है ना। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो जैसे आज जो है आपको शायद नहीं पता कि नोट्स कैसे बनाना है, कोई आइडिया नहीं है, पेन नहीं चल रहा है, राइट, है ना, क्या लिखना है नहीं लिखना है, क्या करना है ना। तो यू आर इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्टेज कि हाँ भाई जो है अभी पता नहीं है क्या करना है। अब इसको समझने के लिए कहानी सुनाता हूं मैं, राइट। दिस स्टोरी इज हाइपोथेटिकल कम ट्रू स्टोरी, राइट, ट्रू स्टोरी और हाइपोथेटिकल स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स, ऐसी कहानी है ये, है ना। तो हाइपोथेटिकल है बट सही भी है। हाइपोथेटिकल इसलिए है क्योंकि अभी भी हम लोग ये सब थ्योरीज ढूंढ ही रहे हैं, राइट, फिगर आउट ही कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारी कहानी आसान हो जाए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो हम लोग समझ सकें, तो इसीलिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, राइट, है ना। तब हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है। तो नाउ तो कहानी शुरू होती है अफ्रीका में। सो दिस इज इक्वेटर, चलिए दूसरा बना लेते हैं। तो अफ्रीका में अगर हम देखें, राइट, रफली मान लो अफ्रीका है, और अफ्रीका में ये है इक्वेटर। अब क्या होता है, इक्वेटर में बारिश बहुत होती है, राइट, है ना, बहुत बारिश होती है इक्वेटर पे, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, तो रोज पानी इवेपोरेट करेगा, रोज बारिश होगी, रोज पानी इवेपोरेट करेगा, रोज बारिश होगी। और इतनी बारिश होती है कि ये जो पानी के आसपास का इलाका है, दिस इज एक्चुअली रेन फॉरेस्ट। दिस इज एक्चुअली रेन फॉरेस्ट, जिसे बोलते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अगेन ज्योग्राफी पढ़ोगे बट कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ERF, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अब अफ्रीका क्योंकि इसे कहा जा रहा है कि ह्यूमन काइंड, ह्यूमन यहीं से शुरू हो रहा है, तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अब इसमें इतनी बारिश होती है डेली बेसिस पे कि यहां पे स्पीशीज बहुत सारी हैं। भाई जीवन के लिए क्या चाहिए, जीवन के लिए चाहिए पानी, हवा, राइट, है ना, और बढ़िया मिट्टी, ऐसा कुछ हो जाए। तो खूब घना जंगल है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, तो घना ही जंगल है। अब यहां पे कहा जाता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, चाहे यहां का हो गया, चाहे जो है अमेजोन के हो गया, अमेजोन भी बाय द वे सेम कहानी है, बट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहते हैं कि अभी भी अगर कोई इतना बड़ा पैच तुम काट दो,
राइट है ना, और उसमें खुदाई करो तो तुम्हें एक दो स्पीशीज ऐसी मिल जाएंगी जिसका नाम हमने आज भी नहीं रखा होगा। बात समझ आ रही है? राइट है ना, इसका नाम शायद हमने आज भी नहीं रखा होगा, इतनी ज्यादा हमें बायोडाइवर्सिटी या फिर स्पीशीज देखने को मिलती हैं। तो शायद जो हमारे प्राइमेट्स हैं वो प्राइमेट्स यहीं रहे होंगे। राइट ना, कि प्राइमेट्स जो अपने थे, प्राइमेट्स यहीं पे हम लोग भी रहे होंगे, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं वो भी रहे होंगे। बट एक दिन शायद लड़ाई झगड़े में या किसी खाने को ढूंढते ढूंढते हमारा जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है या जो ह्यूमन है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस यहां से बाहर निकल गया होगा। राइट, भटक गया होगा। अब ये भटक गया हो चाहे जैसे भी गया हो, अब इसके बाहर क्या है, इसके बाहर ये जो इलाका है, दीज आर ग्रासलैंड। राइट है ना, ग्रासलैंड है ये, है ना। अगर मैप देखो आप तो ये जंगल है और जंगल के बाहर की तरफ क्या है, ग्रासलैंड्स है। राइट, ग्रासलैंड्स। अभी जो ग्रासलैंड्स हैं जब हम लोग पहुंचे तो मान लो हमारी कहानी हम ही लोग हैं ये। तो एज एन ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमें कुछ पता नहीं था जीवन में, हम लोग मोर और लेस लाइक वानर ही थे। राइट, इधर उधर कूद फांद रहे थे, दौड़ भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही हम जंगल के बाहर आ गए, अब बाहर आ गए तो हमें बाहर सर्वाइव करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या है भाई, क्या करें, कैसे करें। तो पहली बात जो हमें रियलाइज हुई इस जो है जानवर को, या हमें रियलाइज हुई कि हाँ, पहली बात तो घासें बड़ी ऊंची ऊंची हैं। राइट है ना, हम लोग उसमें नीचे नीचे ऐसे ऐसे चल रहे हैं। राइट है ना, अब जो समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ऐसे करते 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 गए और सामने जब घास हटाई तो शेर खड़ा था। में आ रहे ऐसे नहीं कर सकते, कुछ और करना पड़ेगा, है ना। तो अब हमें समझ में आया कि भाई पहली बात तो पेड़ यहाँ पे कम है, तो पेड़ पे लटकने वाला फीचर अपना गया। वो हमारी जो सुपर पावर थी पेड़ पे लटकने वाली अब नहीं हो सकती। तो एक तो वो पावर चली गई। दूसरा ये झाड़ियों में जब हम जाते हैं तो खा लिए जाते हैं, ये भी दिक्कत है। तो हमें अब जो है ये 4 पैर पे चलना छोड़ना पड़ेगा। राइट है ना, हमें 4 पैर पे चलना छोड़ना पड़ेगा। हम लोग उचक उचक के देखेंगे कहीं शेर तो नहीं आ रहा है, शेर तो नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे हमारा ये हाथ फ्री होने लगेगा। तो टेक्निकली अब क्या हो रहा है कि जब हम ग्रासलैंड में पहुंचे तो पहली चीज हुई कि हम बाई पेडल हो गए, 2 पैरों पे चलने लगे। बाई पेडल, हमारे 2 डिजिट्स, हमारे जो 2 हैंड हैं ये फ्री हो गए। अब हम कुछ जो है यहां पे कर सकते हैं। प्लस ग्रेजुअली, नॉट इमीडिएटली मे बी, बट एक और चीज यहां पे क्या होती है इस ग्रासलैंड में कभी कभी जो है घासें, गर्मी बहुत होती है तो घासें कभी कभी आपस में स्ट्राइक करती हैं और चिंगारी उठती है और आग लग जाती है। तो पहली बार जब हमने आग देखी हम भी पागल हो गए, भागे हम लोग कि यार आग है। राइट, हो सकता है हम लोग उसमें जल भी गए हो, पॉसिबल है, बट फिर भाग भी ले गए। तो फिलहाल हमें रियलाइज हुआ कि आग कई बार देखने के बाद हमने देखा कि उस आग में जो है देखा तो कोई जानवर पका पड़ा है। राइट है ना, जानवर जल गया उसमें। तो हमने उसकी स्किन हटा के देखा तो हमें रियलाइज हुआ अरे इसको तो खा सकते हैं। तो हमें रियलाइज हुआ कि अरे खाया भी जा सकता है, एनिमल को खाया जा सकता है। तो हमें यहां पे फायर का भी दिखाई दिया कि हाँ, एक तो फायर का यूजेज है। राइट, मोगली आपको याद हो तो लाल गोला लेके जो है शेर खान को भगा देता था, शेर खान भाग जाता था। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस गर्मी भी देता है हमको, प्लस जो है इससे खाना पकाया भी जा सकता है। और यहीं पे हमको रियलाइज होने लगा कि अब पहले जब हम जंगल में रहा करते थे तो जंगल में हम लोग फ्रूट्स खाते थे। राइट, तो टेक्निकली हम लोग खाना खाने के लिए फूड गैदरिंग किया करते थे, फूड गैदरिंग। बट नाउ अब क्योंकि यहां पे क्या है कि फ्रूट्स नहीं मिल रहे घास में कौन से फ्रूट्स मिल रहे हैं, क्या करें, है ना, घास ही खाई दे रहे हैं पर घास पचती नहीं हमको, क्या करें भाई, क्या करें। तो अब हम धीरे धीरे किस तरफ बढ़ने लगे, अब हंटिंग की तरफ बढ़ने लगे। तो जैसे जैसे अभी आप धीरे धीरे फिगर आउट करेंगे कि हाँ, नोट्स ऐसे बना सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं, इस तरह का डायग्राम बना दो, चीजें लिख दे तो पूरी कहानी इसी पे आ जाती है, फिर याद हो जाता है। तो जैसे जैसे अभी आप फिगर आउट करेंगे और आपकी सुपर पावर्स जगने लगेंगी, धीरे धीरे दिमाग बढ़ने लगेगा, वैसे ही ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था ये भी इस तरीके से जगने लगेगा। और स्पेशली ये डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट इस साइड में क्या है कि एक तो नील नदी आ रही है और यहां पर लेक्स हैं, तो ये काफी सही इलाका है जहां पर इस तरीके से डेवलपमेंट होगा। तो ये जो पहला एवोल्यूशन हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस का देख रहे हैं, पहली बात तो अफ्रीका में हो रहा है, ये बेसिक बातें वो फिगर आउट कर रहा है। राइट, एंड जो है अफ्रीका में धीरे धीरे हम लोग सीखते जा रहे हैं, इवॉल्व होते जा रहे हैं। अभी बिगिनर लेवल पे हैं, राइट है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस लेवल पे हैं, पर धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। चलिए, तो हमने जो है इस ग्रासलैंड में काफी कुछ सीखा, है ना, मीट, पका हुआ मीट वीट भी खाना हमने सीखा यहाँ से, और चीजें यहाँ पे बदलने लगी। अच्छा, एक और चीज में जो बदलाव आया यहाँ पे वो था हमारा डेंटल स्ट्रक्चर।
राइट हम जिस तरह की चीज खाने लगेंगे, जिस तरह की जो है जो है हमारी ईटिंग हैबिट्स होंगी, उससे हमारे दांतों का स्ट्रक्चर भी बदलने लगेगा। तो दिस मीट ईटिंग, तो हंटिंग के साथ हम लोग मीट ईटिंग करने लग गए, मीट खाने लगे, फिश खाने लगे। एंड दिस ऑल्सो चेंज आवर डेंटल स्ट्रक्चर। राइट हमारा डेंटल स्ट्रक्चर भी बदलने लग गया। नाउ ओके, तो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, तो अब इसको टाइमलाइन पे डालते हैं। राइट ये टाइमलाइन बनाइएगा। तो लगभग 55 लाख साल पहले, 55 लाख ईयर्स अगो, LYA मतलब लाख ईयर्स अगो, तो 55 लाख साल पहले कहानी शुरू हो रही है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। राइट ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट कुछ नहीं तो आप समझिए ये डेवलपमेंट अगर 55 ये तो 25 जो है 22.5 मान लो, ये यहां तक मान लो। राइट रफली 20 लाख साल पहले या फिर इसके भी आगे, ऐसा एकदम इमीडिएट नहीं हो जाएगा, ये रिसर्च वर्क। राइट हम लोग कहां पे हैं? हम लोग अफ्रीका में हैं। अफ्रीका में है, बाइपेडल हो चुके हैं। और अभी जो हमारा दिमाग है ये बहुत छोटा है, हमारा जो ब्रेन साइज है, क्रेनियल साइज है, दिस इज 400 सेंटीमीटर क्यूब। बट पॉट बेलीड है। राइट ना, एकदम खा रहे हैं हम लोग, एकदम पेट निकल आया है, पॉट बेलीड है अफ्रीका। नाउ दिस इज प्रोटो ह्यूमन, एग्जैक्टली ह्यूमन अभी नहीं बने, लेकिन हाँ प्रोटो ह्यूमन शुरुआत हो चुकी है। राइट तो इस तरीके का डेवलपमेंट एकदम इनिशियल फेज समय लगता है, पहले फेज में सबसे ज्यादा समय लगता है। जैसे एज अ बिगिनर आपको ग्रो करने में सबसे ज्यादा समय लगेगा, हिस्ट्री पढ़ लोगे, ज्योग्राफी पढ़ लोगे, पॉलिटी पढ़ लोगे, इकोनॉमी पढ़ लोगे, एनवायरमेंट पढ़ लोगे, तब कहीं आप कह सकते हो कि अब हम इंटरमीडिएट लेवल पे चले गए। दिस विल टेक लाइक 6 मंथ, जिसमें आप कहेंगे कि हम इंटरमीडिएट लेवल को इंटरमीडिएट लेवल पे रीच कर पाए। तो ये सबसे बड़ा जोन था जिसमें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, स्पेशली हम लोग इस जोन में यहां पर रह रहे थे। नाउ आफ्टर दिस लगभग 2 मिलियन साल पहले या 20 लाख साल पहले एक और डेवलपमेंट हुआ, विच इज होमो हैबिलिस। राइट है ना, तो हमें एक नया एक स्पीशीज देखने को मिली कि हाँ ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ग्रो करते 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 एक नई स्पीशीज आई, विच इज कॉल्ड एज होमो हैबिलिस। अब ये उसी का रिफॉर्म्ड वर्जन है। राइट है ना, कि और रिफाइंड वर्जन है होमो हैबिलिस। और होमो हैबिलिस को क्या देखने को मिला कि हमें इस जोन में रफली 15 लाख साल पहले यहां पे हमको देखने को मिलता है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, राइट होमो हैबिलिस। अब एक सवाल बिफोर वी टॉक अबाउट होमो हैबिलिस, कि मान लो कि आप, एक मिनट स्टॉप एलेक्सा स्टॉप। हाँ तो मान लो कि होमो हैबिलिस, तो मान लो एक सवाल है आपके पास, मान लो आपको शेर ने दौड़ा दिया। राइट है ना, मान लो आप हो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और आपको क्या किया, आपको शेर ने दौड़ा दिया, या शेर, चलो शेर दौड़ाएगा तो शायद ही बचेंगे हम लोग, बट बच भी सकते हैं। बट हाँ चलो ठीक है, किसी आपको लेट से जंगली कुत्ते ने दौड़ा दिया। राइट है ना, हम लोग अभी ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसी बातें करेंगे हम लोग, है ना, तो ऐसे दिल पे नहीं देना ओ ये क्या बोल दिया, है ना। मान लो आपको किसी जंगली कुत्ते ने दौड़ा दिया। राइट अब आपके पास क्या चारा है, क्या ऑप्शन है, एक बार सोचो क्या चारा है सर आपके पास। आपके पीछे एक कोई जंगली जानवर पड़ा हुआ है, दौड़ाए पड़ा है आपको 15 लाख साल पहले, मतलब 1.5 मिलियन ईयर्स। राइट दिस इज 1.5 मिलियन ईयर्स भाई। अब एक यूनिट यूज करने के लिए मैं मिलियन नहीं यूज कर रहा, लाख यूज कर रहा हूं। राइट ताकि थोड़ा सेंस बने, एक बार मिलियन लिखूंगा एक बार लाख लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो 15 लाख, 20 लाख से 15 लाख की कहानी कि रफली इस एज में हमको कुछ स्केलेटन्स मिले हैं। अच्छा बाय द वे, क्या ये सारी बातें हवा में हैं? मैंने कहा ना हाइपोथेटिकल स्टोरी है लेकिन ट्रू है। राइट है ना, ट्रू स्टोरी है, कुछ कहानी मैं बना रहा हूं, लेकिन जो है ये सारी चीजें हमको मिली हैं।
अब क्या ये सब कुछ एवर ग्रोइंग है, डेवलपमेंट है। अब हमको एक और होमो हैबिलिस का मान लो स्केलेटन मिलेगा कल, जो कहेगा कि नहीं यहाँ का है। मान लो उसके हाथ में हमको कुछ और मिल जाएगा, हम कहेंगे अरे भाई ये तो जो है गहना पहनता था, राइट, अरे तो मेकअप करे हुए था। ठीक है, कहानी ग्रो करती रहेगी, अलग बात है। बट दिस इज ऑल ट्रू बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो रिमेन्स हैं, या फिर जो है होमो हैबिलिस के रिमेन्स हैं, और उसको हमने जो डेट किया है, राइट, डेटिंग के हिसाब से इस जोन में हमको एक स्पीशीज मिलती है विच इज होमो हैबिलिस। मैं टेक्निकल ना जाके, क्योंकि हम जनरल स्टडीज पढ़ा रहे हैं, तो टेक्निकली क्यों बात करनी है, राइट, सिंपल बात करते हैं। सो नाउ, तो एज अ होमो हैबिलिस, अब ये आदमी जो अफ्रीका में फंसा हुआ है, राइट, ये क्या करेगा, ये एक तो भागने का ऑप्शन है, दूसरा डंडा उंडा उठा लेगा, राइट, डंडे से पिटाई कर सकता है, तीसरा पेड़ पे चढ़ सकता है। बट एक दिन कोई पेड़ आसपास नहीं था, कोई डंडा आसपास नहीं था, ऐसे भाग रहे होंगे मैं और तुम, राइट, दौड़ रहे होंगे, पीछे हमारे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ होगा, और एकदम से मान लो हम गिर पड़े, हमारे हाथ में आ गया पत्थर, राइट, और हमने उसको पत्थर दे मारा, मुंह पे दे मारा उसके, और वो चित खा के गिरा, राइट। तब हमें रियलाइज हुआ यार ये पत्थर बड़ी सही चीज है ना, काफी सॉलिड है, काफी बढ़िया, अगर किसी जानवर को मार दो तो उसकी ऐसी की तैसी हो सकती है ना। तो एकदम से हमारा पत्थरों पे प्रेम जागा। अब हो सकता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही आइडिया लग गया हो, वी आर नॉट वेरी श्योर, राइट, है ना, कि हाँ इसको भी स्टोन का आइडिया लग गया हो कि हाँ भाई एक ही मटेरियल एग्जिस्ट करता है, ना लोहा है ना प्लास्टिक है, कुछ भी नहीं है भाई, राइट, है ना, या तो डंडे से मार सकता है या पत्थर से मार सकता है। डंडा सड़ जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन पत्थर बहुत हार्ड है, किसी को दे दिया तो शेर तक मर सकता है। तो पत्थरों से दोस्ती यहां पे होने लगेगी। अब पत्थरों से दोस्ती सोचो यहां से शुरू हुई है, ये होते होते आज हम पत्थरों की पूजा तक कर सकते हैं। तो फिलहाल तो होमो हैबिलिस तक आते आते ये जो पत्थर है, तो होमो हैबिलिस, तो होमो तो मतलब हो गया ह्यूमन की तरह, और हैबिलिस का मतलब होता है स्किलफुल। ये आदमी बड़ा स्किलफुल है भाई, होमो हैबिलिस स्किलफुल बोले तो कि ये पत्थर को तोड़ देता है, राइट, है ना, ही कैन ब्रेक स्टोन्स, और पत्थर को तोड़ के हो सकता कोई औजार बना दे, है ना, कि पत्थर को तोड़ा, अब इसमें से कुछ ऐसा निकाल लिया, पकड़ लिया उसने कि ऐसे जाके मारेंगे, राइट। तो हैबिलिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्किलफुल है। तो हमको कुछ ऐसी स्पीशीज मिली हैं अफ्रीका में, उसी ईस्टर्न जोन में, राइट, अगेन यहां पे, राइट, विच इज हैबिलिस, जो कि अगेन हैबिलिस जो स्टोन को पीसेस में तोड़ सकता है, उसको शार्प कर सकता है, यानी ये वो आदमी है जिसने टूल बनाने का सोचा, राइट। ये आपका इंटरमीडिएट लेवल होगा, या बिगिनर जस्ट क्रॉस कर रहे होंगे, तो ये वो आपका लेवल है जब आप बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाने लग जाएंगे, रिवाइज करने लग जाएंगे, राइट, है ना। अब इसका ब्रेन केस ही बढ़ गया है, पहले 400 हुआ करता था, इसका ब्रेन साइज ही बढ़ चुका है, 500 से 700 सेंटीमीटर क्यूब हो चुका है। नाउ आफ्टर हैबिलिस, तो हैबिलिस क्या है कि हाँ पत्थरों से प्रेम हो चुका है, पत्थरों की एंट्री हो चुकी है, और इसीलिए पाषाण काल है। नाउ आफ्टर हैबिलिस कम होमो इरेक्टस। नाउ इसी जोन में रफली एक और स्पीशीज डेवलप हो रही है, और जो काफी दूर तक रहेगी, ऑलमोस्ट 1 लाख साल, 1 लाख ईयर्स अगो। थोड़ा सा और साफ बनाते हैं इसको। वन लाख ईयर्स अगो, ऑलमोस्ट 1 लाख साल पहले तक ये स्पीशीज रही है, विच इज होमो इरेक्टस। हम लोग और इवॉल्व हुए, ये हमारी ही सब स्पीशीज है, हम ही ग्रो कर रहे हैं, राइट, इवॉल्व होके एक और नया वर्जन अपने आप का बन गया हम। तो होमो इरेक्टस, ना होमो इरेक्टस सबसे बेस्ट स्पीशीज है, राइट। अगर हमारे ऊपर किसी का एहसान है कि हम लोग इतना ग्रो हुए, तो वो किसका है, होमो इरेक्टस का है। ये एक्सपर्ट लेवल के ठीक पहले वाला जोन है, या फिर कह लो कि इंटरमीडिएट जोन है ना। सबसे ज्यादा टाइम तक इसने मेहनत भी करी हुई है, 1.8 मिलियन पे रफली आ गया था, या 2 मिलियन पे रफली आ गया था, और ये 1 लाख साल पहले तक जो है रहा है। अब इसका ब्रेन साइज देखो तो काफी बड़ा हो चुका है, राइट, है ना, 800 से 1200 सेंटीमीटर क्यूब। प्लस अब ये स्टोन टूल्स में हैंड एक्स बनाने लग गया है, ऐसा करके हैंड एक्स पकड़े हुए है, राइट, ऐसा करके एक्स पकड़े हुए कि हाँ इससे जो है हम औजार है मार देंगे। प्लस इसे फायर यूज करना आ चुका है, फायर देखा पहले भी होगा, बट ये आदमी है जिसने फिगर आउट कर दिया है कि हाँ ऐसा पत्थर उत्थर मार के जला लेंगे, राइट, है ना, जानवरों से बच जाएंगे। प्लस ये जो इरेक्टस है, तो इरेक्ट हो गया, ऐसा सीधा होते 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 अब ये इरेक्ट हो चुका है, हमारी बैकबोन सीधी हो गई, और जब हम बैकबोन सीधी हो गई है तो अब हम ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। तो कहानी बदल चुकी है कि एक तो ये आदमी जो है, आदमी क्या है कि हाँ ठंड में बचने के लिए आग जला पा रहा है, और दूसरा ये आदमी निकल पड़ा है घुमक्कड़ी पे,
क्योंकि कमर सीधी हो गई है, अब ज्यादा डिस्टेंस चल सकता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब ये घूम सकता है। तो अब तक वो आदमी जो यहां पे रुका हुआ था, इरेक्टस बनते ही इसने टहलना चालू कर दिया। कहेगा हम घूमेंगे, हम घूमेंगे, हम घूमेंगे, और घूमते घूमते अब ये एशिया में निकलेगा। तो नाउ अब ये जो एवोल्यूशन हम देख रहे थे, ये एवोल्यूशन जो यहां से कहीं चालू हुआ था एशिया से, अब इरेक्टस जो है घूमना चालू कर देगा और ये घूम घूम के यूरोप पहुंचेगा। सबसे पहले यूरो ट्रिप मारेगा, कहेगा यूरोप, हमने बहुत नाम सुना है, लोग घूमते हैं, है ना, जोक था है ना, ये नहीं सोचने लगो सर कैसे सुना होगा। हाँ, तो फिलहाल तो यूरोप पहुंच गया, राइट, है ना, इंडिया की तरफ निकल पड़ा, आगे चाइना की तरफ निकल पड़ा, जाने लग गया, जगह जगह घूमने लग गया। तो अब ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, राइट, है ना, घुमक्कड़ी चालू हो गई है। नाउ पहला सवाल, ये जो घुमक्कड़ी है ना, घूमना चालू कर दिया, पहला आपसे सवाल है कि जो माइग्रेशन हम कह रहे हैं अंग्रेजी में, या फिर हम कह दें कि हमारा जो नेचर है घुमक्कड़ होने का, दिस नेचर इज वाई, क्यों घूमने लगा? सोचो भाई, सोचो। मीनवाइल एक सवाल आया कि सर ये होमो इरेक्टस वगैरह का टाइमलाइन, देखो ये लीनियर नहीं है कि हाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, इसका बेटा होमो हैबिलिस है, उसका बेटा इरेक्टस है, ऐसा नहीं है, राइट। दीज आर लाइक वेरी वेरी यू कैन से जो है वेब लाइक, कि हाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से मल्टीपल डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, उसी डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में होमो हैबिलिस बना, राइट, इसकी भी ग्रोथ हो रही है। अब इसी हैबिलिस के बीच में, हैबिलिस चलता जा रहा है, राइट, लेकिन हैबिलिस के बीच में इरेक्टस भी आ गया, अभी भी हैबिलिस एग्जिस्ट करता है, किसी पॉइंट पे एक्सटिंक्ट हो जाएगा, फिर यहां से अगेन मल्टीपल चेन निकल रही, ऐसा नहीं यहां पे चेन्स खत्म हो गई, बट ये चेन्स आगे जाके डाई डाउन कर रही, जो बच गई वो ये वाली रह गई, इरेक्टस वाली। तो दिस इज डेवलपमेंट इज वेब लाइक। हम चीजें सिंपल करने के लिए ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, बट नहीं, पियर्लोपिथेकस तो पता नहीं कितने पिथेकस एग्जिस्ट करते हैं, राइट। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये हमारी कहानी इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडीज के लिए, तो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनकी कहानियां डिस्कस नहीं करनी काम की नहीं है। तो ये वेब लाइक डेवलपमेंट है, लीनियर डेवलपमेंट नहीं है ना, ये उनके लिए जिनको जानना था कि सर ऐसा क्यों हुआ, अदरवाइज नॉट इंपॉर्टेंट। कम बैक टू अ स्टोरी, घुमक्कड़ी, व्हाई, क्यूरियोसिटी टू नो मोर, बहुत बढ़िया। नाउ माइग्रेशन जो है, ये जो घुमक्कड़ी, देखो क्या होगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि आप किसी जगह पे रह रहे हैं और वहां पे पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लग गई, राइट। अब क्या है कि वहां का जो खाना है वो कम पड़ने लग गया, पानी कम पड़ने लग गया, तो आप जो है मूव कर गए, तो पॉपुलेशन इंक्रीज, फूड की, नए फूड के सोर्स की तलाश, राइट। हो सकता है जो एनिमल हो वो माइग्रेट कर रहा हो, उसका पीछा करते करते, राइट। हो सकता है कोई एनिमल हो जो आपको हंट कर रहा हो, आप उससे भाग रहे हो, तो आज यहां भागे, कल वहां भागे। हो सकता है कोई डिजीज कहीं पे आ गई हो, जैसे आज भी हम लोग जॉब के लिए या किसी चीज जो है एजुकेशन के लिए हम लोग माइग्रेट करते हैं, बेटर लाइफ के लिए माइग्रेट करते हैं, राइट, है ना, तो माइग्रेशन आज भी चल रहा है। तो वैसे ही उस समय भी जब किसी को लगा कि नहीं उधर चल के ढूंढते हैं, राइट, कोई नया रिसोर्स मिल जाए, कोई नई जगह मिल जाए, कहीं पत्थर मिल जाए, कोई बढ़िया जानवर मिल जाए मारने के लिए, राइट, है ना, हो सकता है और अच्छा मीट मिले खाने को, तो वाई नॉट। तो जो है इस चक्कर में ये माइग्रेशन चालू होगा। और ये माइग्रेशन देखो, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम ये ऐसा एक आदमी की लाइफ की बात नहीं कर रहे ये लाखों सालों की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो यानी लाखों सालों में ऐसा आप मानिए कि हाँ लेट्स से अगर ये 18 लाख साल की कहानी है, रफली 1.8 पे चालू हुआ, राइट, या फिर 20 लाख पे कह लो, 18 लाख पे चालू हुआ, तो ये अगर 18 लाख साल की कहानी है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत जनरेशन बीत गई होंगी। अब इतनी जनरेशन बीतने में, लेट्स कम बैक, कि हाँ एक जो है पीढ़ी होगी जो यहां से यहां निकली होगी, एक पीढ़ी होगी जो यहां से यहां आई होगी, अगली पीढ़ी यहां से यहां आई होगी, अगली पीढ़ी और गई 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 होगी। तो ऐसे धीरे 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 में भी यहां तक पहुंचने में ही 1 लाख साल लग गया, पॉसिबल है, राइट। फिर हो सकता है धीरे धीरे कुछ लोग इधर निकल गए, कोई फैमिली इधर निकल गई, कोई फैमिली इधर निकल गई, कोई फैमिली आगे चली गई, बात समझ में आ रही है, राइट, है ना, कोई इंडिया पहुंच गया, यहां पे धीरे धीरे आगे चले गए। तो दिस विल टेक लाइक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना, ये नहीं है कि हाँ एक आदमी निकला यहां पहुंच गया, नहीं नहीं नहीं,
राइट है ना। अगर हम और तुम यहां रह रहे हैं, मान लो कहीं भी रह रहे हैं, है ना, तो अब हम किसी भी डायरेक्शन में धीरे धीरे माइग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। तो माइग्रेशन कह लो, स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन कह लो, जैसा भी कहना चाहो। अब एक सवाल, क्या क्या ऐसा कोई उल्टा माइग्रेशन भी हो रहा होगा? राइट, वर्ल्ड मैप में जो बदलाव आया है वो 66 मिलियन साल पहले आया है। जो हिमालयाज बने हैं वो 66 मिलियन ईयर्स पहले बने हैं, जब जो है प्राइमेट्स की हम बात शुरू कर रहे थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो प्लेट टेक्टोनिक्स जो आप पढ़ते हो, इट इज सो स्लो कि हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हाँ जब यहां पे थे तो इंडियन प्लेट ही यहां नीचे एग्जिस्ट करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन प्लेट वहीं थी, हिमालयाज बन चुके थे। राइट है ना। तो जो है उसमें मत रहो कि हाँ हिमालयाज ही नहीं बने होंगे सर अभी तो। हाँ, तो समझो कि हाँ, जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर मान लो हम और तुम यहां रहते हैं, राइट, तो हम यहाँ पे लेट से पूरी फैमिली रह रही है, हम इधर भी जा सकते हैं, 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 कहीं भी जा सकते हैं जहां पे हमें सही लगे। तो हम वापस क्यों नहीं जाएंगे? तो एक काउंटर करंट भी फ्लो ही कर रही होगी। यानी एक और बात, क्या हम समझ रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, हमारा ब्रेन बढ़ रहा है? तो दिस इज ऑल्सो द लाइन फॉर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। अगर लेट से किसी ने इस पॉइंट पे कुछ सीखा कि मान लो तीर कैसे बनाते हैं, क्या धीरे धीरे ये ज्ञान आगे पहुंच जाएगा? क्या ये धीरे धीरे ज्ञान पीछे भी पहुंच जाएगा? ऐसा थोड़ा कि पीछे नहीं जाना, मना कर रखा है फ्री, अरे वहीं से तो आए, ये कौन कह रहा है भाई? अरे हजारों सालों की बात है, लाखों सालों की बात है। एज अ फैमिली मुझे इधर हरियाली दिखेगी उधर चला जाऊंगा, उधर हरियाली दिखेगी उधर चला जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा वापस? किसने कहा अफ्रीका नहीं जाना? राइट, तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर किसी ने यहां बोलना चालू कर दिया, क्योंकि एक समय आएगा जब हम लोग बोलना चालू कर देंगे। मान लो किसी ने बोलना चालू कर दिया, तो बोलने की कला क्या धीरे धीरे इंडिया भी आ जाएगी, अफ्रीका भी चली जाएगी, यूरोप भी चली जाएगी, राइट, इधर जो है चाइना भी चली जाएगी, रशिया भी चली जाएगी और यूएस भी चली जाएगी। अब एक सवाल है, सर यूएस कैसे चली जाएगी? थोड़ी देर में बताते हैं, राइट है ना। लेकिन क्या दिस इज ऑल्सो नॉट ओनली अबाउट माइग्रेशन बट इट इज ऑल्सो अबाउट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, कि जो पीछे आदमी सीखता जाएगा वो आगे स्प्रेड होता जाएगा। तो दिस इज होमो इरेक्टस, जो काफी बातें सुलझा रहा है हमारे लिए। राइट, नाउ वी नो कि इंडिया में लोग पहुंचे कैसे या यूरोप में लोग कैसे पहुंचे। नाउ दिस पर्सन स्टार्टेड ट्रैवलिंग कि हाँ अफ्रीका, चाइना, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह ये आदमी पहुंचने लग गया। होमो इरेक्टस सबसे लंबा समय, मैक्सिमम चीजें उसने फिगर आउट करी। राइट है ना। हैंड एक्स वगैरह, स्टोन टूल्स जो हम देखते हैं, मैक्सिमम स्टोन टूल्स जो है हमें इसके दिखाई देते हैं। तो जो भी हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे वो एक्चुअली इरेक्टस की कहानी है। राइट है ना, वो इरेक्टस से शुरू होती है। अब इरेक्टस जो है जब धीरे धीरे ये 20 लाख सालों में या 18 लाख सालों में बहुत सारी बातें फिगर आउट कर देगा, तब यहां पे हमारा ब्रेन और ज्यादा डेवलप होगा। और नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग एंटर करते हैं विच इज होमो सेपियंस। राइट, होमो सेपियंस ये हमारा फाइनल स्टेज है। ये 2.5 लाख साल पहले अगर हम समझे तो हम लोग होमो सेपियंस जो है स्टेज में आ जाते हैं, विच इज टेक्निकली कि मैन बट वाइज मैन। ये सेपियंस बोले तो समझदार आदमी है। राइट, तो इरेक्टस से हम लोग फाइनल स्टेज में पहुंचे विच इज स्टेज ऑफ वाइज मैन, कि हम लोग समझदार हो चुके हैं भाई। और ये रफली हो रहा है लास्ट के 2.5 लाख साल में, 2.5 लाख ईयर्स अगो। इस ड्यूरेशन में वी आर नाउ होमो सेपियंस। होमो सेपियंस या तो अब ये मॉडर्न मैन कह लो कि हाँ जो आज का जो आप इंसान समझते हो। राइट, हालांकि आज का इंसान होमो सेपियंस है, बट अगेन विल कम बैक टू दैट। बट फिलहाल अब अगर समझो तो जो ब्रेन साइज है वो बढ़ चुका है, 1200 से 1800 सेंटीमीटर क्यूब हो चुका है। और ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा माना जाता है कि ये डेवलपमेंट यूरोप में हुआ है। राइट, तो ये मैप अगर आप देखोगे, वापस आओ इस पे, तो यू रियलाइज कि येलो लाइन जो है, फिर से देखो इस मैप को ध्यान से, ये जो येलो लाइन जा रही है ये इरेक्टस का माइग्रेशन है, कि होमो इरेक्टस यहां से निकला इरेक्टस और माइग्रेट हुआ। लेकिन यूरोप में जब ये आदमी पहुंचा और लेट से इतने सालों तक 18 लाख साल तक यहां पे रहा या 15 लाख साल तक यहां पे रहा, तो अब ये आदमी कुछ और बन गया, यूरोपियन हो गया भाई। राइट, शायद ज्यादा समझ में आ गया इसको, जो है एकदम ज्ञान चक्षु जग गए। तो फिर जब यहां से माइग्रेशन चालू हुआ है, ये जो स्पीशीज डेवलप हुई है, दिस इज होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस का माइग्रेशन इसीलिए अफ्रीका से नहीं हो रहा है,
होमोसेपियंस का माइग्रेशन यूरोप से हो रहा है। यहाँ यूरोप से निकला है तो एशिया जा रहा है, तो इवेंचुअली इंडिया भी पहुंचेगा और आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, राइट है ना, यूरोप वगैरह भी पहुंचेगा, इधर भी पहुंच गया है, राइट है ना। तो ये माइग्रेशन यहां से हो रहा है। अगेन इतनी पुरानी बात है एंड हम अभी रिलाय कर रहे हैं सिर्फ फॉसिल के ऊपर कि हमें जो है किसी का स्केलेटन मिल गया तो हम उसके बेसिस पे रिलाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो कहानी हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे एक जगह है नियांडर वैली, राइट, जिसके नाम पे कहा जाता है नियांडरथल। तो होमोसेपियंस का ही एक मिलता जुलता स्पीशीज है विच इज नियांडरथल। तो ये भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा नाम कि होमो नियांडरथल, ये इसी का सब स्पीशीज मान लो या सिमिलर स्पीशीज मान लो नियांडरथल। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये एंथ्रोपोलॉजी अगर पढ़िएगा तो आपके काम का है, बट हाँ जर्मनी में नियांडरथल जो है होमोसेपियंस मिलते हैं, ये दोनों एक ही जैसी स्पीशीज हैं होमोसेपियंस, राइट है ना। तो इग्नोर दिस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, खाली बात खत्म करनी थी तो कह दिया। तो फिलहाल 2.5 लाख साल पहले हमारी कहानी चालू होती है, दिस इज वाइज मैन, और उसमें भी 1.25 लाख साल पहले होमोसेपियंस सेपियंस यानी कि जो मॉडर्न मैन है वो एकदम लास्ट है। दिस इज वाइज मैन, होमोसेपियंस सेपियंस। अब इसका ब्रेन हमारे हिसाब से देखो तो वो अब 1200 से 2000 सेंटीमीटर क्यूब ब्रेन बढ़ चुका है, बोन्स भी इसकी पतली पतली बोन्स हो चुकी है। हम लोग डिफरेंट तरीके के स्टोन टूल्स इस्तेमाल करने लगेंगे, देखो उसने इसमें डंडा भी लगा दिया है, तो हमारे स्टोन टूल्स का जो है स्टाइल भी डिफरेंट हो चुका है, हम लोग काफी ग्रो हो चुके हैं। तो जो एकदम लेटेस्ट कहानी है वो इस तरीके के मॉडर्न मैन की है, विच इज एक्चुअली ये जो होमोसेपियंस था इसी का सब स्पीशीज है। तो होमोसेपियंस सेपियंस यानी होमोसेपियंस का ही इवॉल्व्ड वर्जन, ये आपको 1.25 लाख साल पहले देखने को मिलता है। तो इसी में आ जाता है होमोसेपियंस सेपियंस, राइट। इसको टाइमलाइन पे डालने की जरूरत नहीं है, रीजन होमोसेपियंस का ही पार्ट है। अगेन एक बार फिर से समझते हैं कि हमने क्या देखा। हमने समझा कि हाँ इनिशियली हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे जो काफी एप जैसा दिखता था, राइट, जिसने इनिशियली चीजें फिगर आउट करी और पहला 55 लाख साल से 20 लाख साल यानी 35 लाख साल तक ऑलमोस्ट यही ग्रो होता रहा, चीजें समझने की कोशिश करता रहा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। फिर थोड़ी देर के लिए एक सब स्पीशीज देखने को मिलती है जो स्टोन को तोड़ सकती है, जो स्टोन के टूल्स बना सकती है। बट उसके बाद मेजर स्पीशीज जो एंटर कर रही है वो है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वो है जिसने सबसे बड़ी बात माइग्रेशन दिया है, घूमने लग गई है और स्पीशीज इंडिया भर में फैल गई है, राइट। अब ये जो इंडिया भर में, सॉरी नॉट इंडिया, दुनिया भर में फैल गई है, और दुनिया भर में फैलने के बाद, राइट, जर्मनी में कहीं इसी स्पीशीज से एक और स्पीशीज ग्रो हुई, राइट, सब वर्जन ग्रो हुआ विच वाज होमोसेपियंस, जो आखिरी 2.5 लाख साल की कहानी है। इसी से हम लोग आज पहुंचे हैं, राइट। अपने आप को हम लोग कहते हैं बहुत वाइज हैं भाई, तो अपने आप को होमोसेपियंस सेपियंस कहते हैं, खाली वाइज नहीं है बहुत वाइज है, राइट है ना। तो होमोसेपियंस सेपियंस उसका लास्ट वर्जन है। यहां तक बात समझ में आई, तो कहानी में कुछ बातें और करनी है, उसकी बात करते हैं। तो हमने समझा कि हाँ ये किस तरह से जो है कहानी ग्रो हुई, और जो है अब होमो इरेक्टस इंडिया आए थे भाई, ऑफ कोर्स ऑब्वियस है कि हाँ ये माइग्रेशन जो हो रहा है, इंडिया क्यों नहीं आएंगे, आना ही पड़ेगा। तो होमो इरेक्टस इंडिया नो डाउट आए ही आए थे, हमारी कहानी अब तक ये कह चुकी है बात, राइट है ना। बट चलो कोई बात नहीं, इंडिया हम लोग पहुंचेंगे, अगेन इंडिया की तो बात करनी पड़ेगी। बट फिलहाल तो जो है दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस थिंग, और हमने ये समझा कि हाँ ये किस तरीके से ग्रो हो रहा है। ये आपने खुद बना लिया, बहुत अच्छी बात है, राइट है ना। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया, जो है इसके साथ बना लो, ये बनाना था बाय द वे, राइट है ना। ऐसा मैं कुछ बनाऊँ टाइमलाइन वगैरह तो बनाओ। अब इसमें जो है जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अभी जब क्लास के बाद पढ़ो तो उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में लिख लो भाई, जो है बाइपेडल लिखा हुआ है, पॉट बेली भी लिख दो, राइट। होमो हैबिलिस का मान लो ब्रेन साइज तुम्हें लिखना है कि हाँ ब्रेन जो है थोड़ा सा बड़ा है, वो भी लिख सकते हो। होमो इरेक्टस के बारे में कुछ और बातें लिखनी है कि हाँ इसने हैंडैक्स बना ली है, तो हैंडैक्स भी लिख लो। तो इस तरीके से आपका ये जो माइंड मैप है ये ग्रो होने लगेगा, इसको आप बार बार अपडेट भी कर पाएंगे। और इतनी कहानी से हमने जितनी बातें अब तक पढ़ी है सब यहां पे दिख जाएगा आपको। तो ये एक पेज आपको अब तक की पूरी कहानी बता देगा। अगेन यूपीएससी ने इस पार्ट से अब तक ऐसा टच नहीं किया है, राइट। लेकिन ये पार्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके सवाल है, राइट। कहानी बनेगी नहीं अगर हमने ये नहीं समझा, हमने अगर ये नहीं जाना कि हम यहां तक कैसे पहुंचे, और सीधे मैं शुरू करूं कि हाँ होमो इरेक्टस हुआ करते थे, तो काफी लोग चित हो जाएंगे, कहेंगे अरे सर क्या बातें कर रहे हैं, कौन इरेक्टस कहां से आया। तो नाउ ये हमने कनेक्ट कर दिया है कि ये होमो इरेक्टस कहां से आया, राइट है ना। कहानी मेन आपकी यहां पे एग्जिस्ट करती है, होमो इरेक्टस पे एग्जिस्ट करती है। दिस इज द स्टोरी जो हम लोग को पढ़नी है, राइट है ना। जो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो अब शुरू होता है यहां से। स्पीशीज पैरेलल चल रही थी, हाँ भाई वेब लाइक है, पैरेलल चलती है।
So now moving to one more technical part. इसी को मैं यूज कर रहा हूं. ओके तो ये टाइमलाइन देख के हमें समझ में आ रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने जीवन में जो फिगर आउट किया होगा. ठीक है, क्या करना है. राइट, हमारे लिए जो सही में काम की बात है, वो काम की बातें रफली हमारी शुरू हो रही है कहीं यहां पे. या है ना, रफली हमारी काम की बातें यहां पे चालू हो रही हैं. तो आपको बताना है, सबसे पहले आगे मैं कहूं ये बात, आपको बताना है कि कौन सा एरा चल रहा है. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्यों भाई, कौन सा एरा है, सवाल कि ये कौन सा एरा चल रहा था. सर कुछ तो कहा था आपने, कोई एरा चल रहा था. किसी को याद है, किसी ने लिखा था कहीं कि ये पीछे से कोई एरा चल रहा था 66 मिलियन साल पहले से, जैसे हमने कहा था कि दिस इज व्हाट, सीनोजोइक. तुम्हें नहीं पता क्या पूछेगा, राइट है ना. तो सीनोजोइक एरा चल रहा है. अब सीनोजोइक एरा में एक पार्ट देखो ये है जो पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, राइट. लेकिन एक पार्ट ये है जो हमारे लिए ह्यूमन वाइज बहुत काम का है, तो इसको भी तो ब्रेक कर देना चाहिए ना. तो सीनोजोइक का ये वाला पार्ट, ये जो 2 मिलियन साल या 2.6 मिलियन साल से चालू होता है, इस पार्ट को कहा जाता है कि ये वाला जो पार्ट है सीनोजोइक का, दिस पार्ट, इसे प्रेजेंट मान लेते हैं. ये जो इतना हिस्सा है, इसको कुछ नाम दे देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, राइट. इसको नाम दिया गया है कि ये है हमारा क्वाटरनरी पीरियड. क्वाटरनरी पीरियड यानी जो हमने अभी कहानी सुनी, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस की जो कहानी है, ये कहां की कहानी है, ये क्वाटरनरी पीरियड की कहानी, राइट. सीनोजोइक का पार्ट है, हाँ. तो दिस इज क्वाटरनरी पीरियड. अब ये क्वाटरनरी पीरियड को थोड़ा सा समझते हैं, राइट. इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, राइट, समझने की कोशिश करते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट रफली टेक्निकली 2.6 मिलियन ईयर्स अगो है, या 26 लाख में बात कर रहे हैं तो 26 लाख साल पहले यहां से शुरू होता है क्वाटरनरी. आप कहिए सर 20 लाख, ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं. क्वाटरनरी पीरियड चालू हो रहा है. हालांकि इसके ऊपर फेनेरोजोइक लिख सकते हो, उसके ऊपर नीचे सीनोजोइक लिख सकते हो, फिर लिख सकते हो क्वाटरनरी पीरियड. ये कब तक चलता है, आज तक चलता है. ये है आज का दिन, राइट. दिस इज टुडे, प्रेजेंट. आज तक जो है जो चल रहा है, दिस इज क्वाटरनरी पीरियड. अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो. क्वाटरनरी पीरियड, अभी जो क्वाटरनरी पीरियड है, इसमें क्या हुआ कि इसमें बहुत ठंड हो रही है, राइट. टेम्परेचर इज टू लो सर, एंड दिस इज द एरा ऑफ आइस एज. मूवी देखिए आइस एज, एक कार्टून मूवी है, 4 पार्ट आ चुके हैं. तो दिस इज एक्चुअली द एरा ऑफ आइस एज. अब जरा ध्यान से देखो इस पिक्चर को, वापस आते हैं. ये जो होमो इरेक्टस आदमी जो था, राइट, ये बर्फ में है, राइट. इस तरह की बर्फ पड़ रही है, इसमें आग जला रहा था. तो दिस इज टेक्निकली आइस एज. तो ये जो पॉइंट है, ये जो समय है क्वाटरनरी पीरियड का इनिशियल पॉइंट, दिस इज आइस एज. समय बहुत कम और टेम्परेचर बहुत कम है. इसमें भी ऐसा नहीं कि पूरे में ही टेम्परेचर कम है. टेम्परेचर एटलीस्ट यहां पे 3 आइस एजेस हुई हैं. मतलब टेम्परेचर काफी लो हो गया है और पूरी दुनिया बर्फ ही हो गई है ऑलमोस्ट, राइट है ना. कि हाँ, स्पेशली जो आपके जो है ट्रॉपिकल एकदम से छोड़ दो, बट अदरवाइज सब बर्फ हो चुका है, तो सब जम चुका है. तो मैक्सिमम पीरियड, यानी कि एक बात समझी हमने कि जो हमारा होमो इरेक्टस भैया है, होमो इरेक्टस इस ठंड में सर्वाइव कर रहा है. इसीलिए 10,000 BC अगर देखो तो वो बर्फ पे दिखती है,
राइट है ना। 10,000 BC समवेयर बर्फ पे दिखती है, बट वहां पे हमें नॉर्मल जगह भी दिखती है, दोनों चीजें दिखती है। बट फिलहाल तो होमो इरेक्टस जो भी चीजें फिगर आउट कर रहा था, ये ठंड में फिगर आउट कर रहा था। हमारा जो मैक्सिमम एवोल्यूशन हमको देखने को मिला है, ये ठंड में देखने को मिल रहा है, आइस एज में देखने को मिल रहा है। बट फिर ये आइस एज कहां चली गई सर? आप तो कह रहे प्रेजेंट तक। नहीं, प्रेजेंट तक नहीं। अब यहां पे इसको ब्रेक करते हैं और 11,700 साल पहले, राइट, 11,700 ईयर्स अगो, यानी जस्ट अभी की बात है। 11,700 ईयर्स अगो क्लाइमेट बदल गया एंड टेम्परेचर बढ़ गया, दिस बिकेम वार्म। ओ, यानी कि आज गर्मी है भाई। तो अब ये समय और ये समय अलग अलग हो गया ना दोस्त, राइट। आज का समय और ये समय अलग अलग हो गया, तो इसको फिर जो है एक नाम और दे देते हैं। तो इसको कहा जाता है कि दिस इज योर दिस टाइम पीरियड, यहां से लेकर यहां तक क्वार्टरनरी पीरियड के जो नीचे का समय है, दिस इज कॉल्ड एज प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन। तो ये जो टाइम पीरियड है इसे प्लीस्टोसीन कहा जाता है, विच इज द एरा ऑफ आइस एजेस। तो मैक्सिमम डेवलपमेंट जो हमको देखने को मिल रहा है वो प्लीस्टोसीन एपॉक में है या एज में है, राइट। तो प्लीस्टोसीन एज है, लो सिंपल रखने के लिए, प्लीस्टोसीन एज। और ये जो गर्मी हो गई है आज का जो पॉइंट है, इसे होलोसीन कहा जाता है, दिस इज होलोसीन एज। अब हमारी टेक्निकल बात खत्म हो गई। अगर मान लो कभी जीवन में तुम्हें जरूरत पड़ेगी हिस्ट्री में, तो इन्हीं दोनों नामों की जरूरत पड़ सकती है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन एज वो एज है जिसमें ठंड हो रही है, आइस एजेस हैं। होलोसीन एज वो एज है जहां पे गर्मी आ चुकी है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ गया। हमारा आज का जो गर्मी पड़ रही है वो जो है इस जोन में है। तो आखिरी के जो 11,700 साल हैं वो गर्म है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे ठंड हो रही है, टेम्परेचर है। इससे क्या फायदा हुआ सर? इससे एक और बात सॉल्व हो गई। एक और बात कौन सी सॉल्व हो गई? लेट मी शो यू। अब एक और बात ये सॉल्व हो गई कि हाँ ये सब बर्फ जम गई, राइट। रशिया और अमेरिका आपका जुड़ गया। अब आपकी जो घुमक्कड़ी थी माइग्रेशन आपकी अमेरिका में हो सकती है, राइट। ये सब जुड़ गए, अब आप जा सकते हैं, जहां जाना चाहें जा सकते हैं। तो ठंड होने की वजह से, बर्फ जमी होने की वजह से आपका समुद्री लेवल काफी कम हो चुका है, राइट। ऊपर ओवरऑल काफी बर्फ जमी हुई है और इस तरह का माइग्रेशन संभव है। तो अमेरिका भी जाया जा सकता है, अमेरिका भी जाया जा सकता है। माइग्रेशन पूरी तरह से सॉल्व हो गया, राइट है ना। यही सवाल था आपका, सर अमेरिका कैसे पहुंचे? तो हाँ, अब हम अमेरिका भी पहुंच गए। तो नाउ आई हैव फिनिश दिस होल स्टोरी कि हम लोग यहां तक पहुंचे कैसे, राइट है ना। लास्ट पॉइंट हमने समझा कि प्लीस्टोसीन एज और होलोसीन एज। प्लीस्टोसीन आपकी लगभग 26 लाख साल से पहले शुरू होती है और 11,700 तक चलेगी, और उसके बाद 11,700 के बाद क्या है? होलोसीन एज। इसी को रफली कहते हैं, 11,700 को कहते हैं 10,000 BC। रफली है ये। अभी BC क्या है बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बाद में क्या अभी बता रहा हूं। बट हाँ जो है 10,000 BC। तो जो मूवी बनी है वो इसी पॉइंट पे बनी है जहां पे ठंडी भी और गर्म भी है। एक्चुअली जो है ऐसा नहीं है कि देखो पहली बार आइस एज हुई और पहली बार इस तरह का हुआ है, इसके पहले भी आइस एजेस हुई हैं। अर्थ जब बनी थी, जो शुरू में आपने गोला देखा था, राइट, अपना पहला गोला जो हम लोगों ने देखा था, भूल गए? ये गोले पे ध्यान दीजिए जरा, और पीछे जाते हैं। ये गोला, ये जो गोला बना था, गरम गरम गोला था, राइट है ना। तो जब जब जो है एटमॉस्फेयर बनेगा, पहले मीथेन वगैरह बनेगी, बाद में जो है ऑक्सीजन वगैरह आएगी, तो कूल डाउन होगा। तो ऐसे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन सर बहुत बार हुए, राइट है ना। इस तरह के टेम्परेचर वेरिएशन बहुत बार देखने को मिले। तो दिस इज नॉट अ न्यू फेनोमेना। हमको फर्क इसलिए पड़ जाता है सर क्योंकि इस वाले टाइम में हम लोग भी थे। इसके पहले जो भी आइस एज हुई है हम लोगों को फर्क नहीं पड़ा, है ना, हम लोगों को कोई इससे मतलब नहीं था। लेकिन इस वाली आइस एज में जो हमने अभी अभी देखी, इस आइज में क्योंकि इंसान भी है तो हम लोग को फर्क पड़ता है, हम उसी आइस एज में डेवलप हुए हैं, राइट है ना। तो हमने समझा कि कहां पे अर्थ बनी थी 4600 मिलियन साल पहले, और कहां पे हम लोग लास्टली होलोसीन और प्लीस्टोसीन में सिमट के रह गए, राइट है ना। तो वापस इस पे आओ, तो सीनोजोइक एरा के जो है दो पार्ट हैं, क्वार्टरनरी, टर्शरी। हमें मतलब नहीं टर्शरी से, क्वार्टरनरी इज इंपॉर्टेंट। क्वार्टरनरी पीरियड के दो पार्ट है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन वो पार्ट है जहां पे होमो इरेक्टस ग्रो हुआ,
और जो लेटेस्ट गर्म वाला पार्ट है वो है होलोसीन। राइट, अभी क्या हो रहा है वो फिर से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, बट अभी समा बांध दिया मैंने कि हाँ ये क्या हो रहा था। राइट, हम किस समय में थे, कहाँ से जो है कहानी हमारी चली आ रही थी, ताकि अब मैं जब आपको प्लीस्टोसीन पढ़ाऊँ, लिथिक एजेस पढ़ाऊँ, तो आप ये ना सोचो कि कहाँ से आए सर, कैसे अचानक चालू हो गया। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। तो थोड़ा बढ़ते हैं इंडिया की तरफ। राइट, बट इंडिया की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, राइट, पहली बात तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ने आए हैं, बट एक्चुअली अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ नहीं रहे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्री हिस्ट्री। अभी जो हमारा पहला टॉपिक है कि हिस्ट्री का हम लोग बैकग्राउंड समझते हुए पहुंचेंगे हिस्ट्री तक, अभी हमारी पढ़ाई चल रही है प्री हिस्ट्री की। व्हाट इज प्री हिस्ट्री? तो देन व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज टेक्निकली हाई स्टोरी, कहानी। राइट, स्टोरी वो जो लिखी गई हो, जिसके रिटन सोर्सेज अवेलेबल हो। तो जहां से रिटन चीजें मिलना हमको चालू होंगी, चाहे वो बाद में लिखी गई हो, तुरंत लिखी गई हो, तो जहां से हमको ये रिटन सोर्सेज हमको मिलना चालू होंगे, वहां से हम कहते हैं कि हिस्ट्री है। राइट है ना? फॉर एग्जाम्पल वैदिक एरा से हम कह देंगे कि हाँ हिस्ट्री की शुरुआत हो गई। लेकिन उसके पहले जहां पे रिटन एविडेंसेस नहीं है, जहां पे हमको कहानी सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजी द्वारा पता चलती है, ये जो भी मैंने आपको कहानी सुनाई, उसका जो मेजर बेस है वो है आर्कियोलॉजी, कि हाँ भाई खुदाई हुई। राइट, खुदाई में हमको जो है कोई फॉसिल मिला, स्केलेटन मिला, राइट, उसकी हमने स्टडी करी और उससे कहानियां गढ़ी। यही कहानी मैंने आपको सुनाई है। तो ऐसा कुछ रिटन प्रूफ नहीं है, वी हैव ओनली स्केलेटन्स। राइट, अब स्केलेटन की हमने कार्बन डेटिंग करी, उसकी एज निकाली, हमने पता किया कितना पुराना है, उसके बेसिस पे हमने कहानियां गढ़ी कि हाँ ऐसा रहा होगा, वैसा रहा होगा। उसका साइज देखा ब्रेन का कि कितना बड़ा है, उसके आसपास पत्थर देखे, है ना, कि स्केलेटन है, उसके आसपास टूल किस तरह के वो इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। राइट, टूल्स देखे, कहीं कुछ फायर वगैरह मिल गई तो जो है फायर जैसा कुछ जला हुआ कुछ मिल गया पत्थर, तो हमें समझ में आ गया आग लगाओगे तो जला हुआ पत्थर मिलेगा। तो उसकी चीजों से हमने जो है कहानी गढ़ी। तो आर्कियोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है प्री हिस्ट्री, ऐसा कोई रिटन नहीं है। अब डेफिनेटली जब इतनी पुरानी बात है तो वो स्केलेटन पता नहीं कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे। तो क्या हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, क्या मटेरियल की कमी है? यस, दिस इज एवर इवॉल्विंग। राइट, इवॉल्व होती रहेगी, कहानी बढ़ती रहेगी। आप आए दिन पेपर में देखते हैं वहां एक और खुदाई में ये मिल गया, बात थोड़ी और आगे बढ़ी, वहां मिल गया ये तो कुछ और आगे बढ़ी। तो इस तरह से एक्सकेवेशन चलते रहते हैं और ये बढ़ता रहेगा। दूसरा जो प्री हिस्ट्री में हमको मदद करता है, एक तो एंथ्रो, इसी की स्टडी जो है एंथ्रोपोलॉजी, वो एवोल्यूशन की ही स्टडी है, तो ये हमें इसमें मदद करेगा। बट इसके साथ साथ नया जो चीजें आ गई हैं जैसे जेनेटिक्स, तो डीएनए स्टडी से हम लोग काफी चीजें जो पता लगा लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ का मिला हुआ डीएनए, यहाँ का मिला हुआ डीएनए, तो इससे काफी कुछ पता चल जाता है। प्लस और लेटर फॉर्म में जब हमने बोलना शुरू कर दिया तो लिंग्विस्ट, भाषाओं को मिलाकर हम लोग काफी चीजें गेस करते हैं। राइट है ना, एस्टिमेट लगाते हैं कि ये भाषा यहां रही होगी तो ये आदमी यहां रहा होगा। राइट, तो इनके बेसिस पे हम लोग एक कहानी गढ़ते हैं। तो अभी जो हम लोग कहानी गढ़ रहे हैं, दिस इज प्री हिस्ट्री, इट इज नॉट येट हिस्ट्री। राइट, हिस्ट्री वो है जो रिटन रिसोर्सेज जिसके होते हैं, लिखी गई होती है, कुछ वहां का रिटन एविडेंस होता है, तो हिस्ट्री है। जहां का कुछ नहीं लिखा हुआ है वो है प्री हिस्ट्री। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अपना पहला टॉपिक प्री हिस्ट्री है, जिसमें मैंने आपको एवोल्यूशन समझा दिया कि हम लोग यहां तक कैसे आए। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसमें कि लिथिक एज या पाषाण काल में जो हमें पढ़ना है, कहाँ की साइट इंडिया में कहाँ है एग्जैक्टली, तो इंडिया लेकर आएंगे इसी कहानी को और उसको डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक और टर्म आता है विच इज प्रोटो हिस्ट्री, कि इन दोनों के बीच में लिखा है प्रोटो हिस्ट्री। ये क्या होता है साहब, कहीं कहीं ये भी सुनोगे आप, प्रोटो हिस्ट्री की वो हिस्ट्री नहीं है, बीच में कुछ है, ना वो प्री हिस्ट्री है ना वो हिस्ट्री है, कि हाँ वो उसका रिटन एविडेंस तो है बट हमको पढ़ना नहीं आता, बट हम डेसिफर नहीं कर पाए। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको भी पढ़ेंगे, इसको ना हिस्ट्री में लिखते हैं ना प्री हिस्ट्री में लिखते हैं। ये बीच की कहानी है कि वो लोग लिख कर गए, हम ही मूड हैं, हम ही समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। राइट, तो उसको हम हिस्ट्री में ना लिख के प्रोटो हिस्ट्री में लिखते हैं। कई लोग वैदिक एज को भी प्रोटो हिस्ट्री में डालते हैं, बट क्या कर रहे हैं, हमको छोड़ो। तो हाँ, तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री 3 तरह की हिस्ट्री होती है। अभी फिलहाल हम लोग पहला टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, ये अपनी 2 क्लास लगेंगे इसमें प्री हिस्ट्री में, फिर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आएंगे, फिर हम लोग हिस्ट्री में घुसेंगे। राइट, तो दिस इज हाउ वी विल मूव अहेड।
नाउ अगेन एक और बात छोटी सी बिफोर वी गो हेड, तो अपने टाइम फ्रेम के लिए कहीं पे हमें जीरो मानना पड़ेगा, राइट ना। हम कहते हैं कि रात को 12 बजे जीरो होता है, वहां से 1 2 3 4 चालू होता है, तो टाइम फ्रेम जो जीरो है, तो जीरो जो है वो बर्थ ऑफ जीसस है। तो जीसस की बर्थ के पहले जो समय है उसे कहा जाता है कि दिस इज BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो ये उल्टा चलता है कि हाँ 100 साल बिफोर क्राइस्ट, 200 साल बिफोर क्राइस्ट, 300 साल बिफोर क्राइस्ट, 10,000 साल, तो 10,000 BCE मतलब हो गया, BC मतलब हो गया कि 10,000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, राइट है ना। तो ये बिफोर क्राइस्ट की कहानी है कि हाँ ये सब कुछ बिफोर क्राइस्ट, ये उल्टी कहानी चलती है, राइट, उल्टी गिनती होगी, 100 200 उल्टा चलेगा, ऐसा इधर को नंबर नहीं बढ़ेगा। लेकिन यही जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बाद है, दिस इज कॉल्ड एज AD, एनो डोमिनी। अब इसका मतलब होता है इन द एरा ऑफ जीसस, राइट, लैटिन है ये, इन द एरा ऑफ जीसस, जहां तक मुझे याद है लैटिन है ये, तो इन द एरा ऑफ जीसस, एनो डोमिनी। ये सीधा चलेगा कि जीसस के जन्म के बाद 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, उसी तरीके से आज चल रहा है 2024, राइट है ना, 2024 चल रहा है, एडी, एनो डोमिनी। ना इसी में कुछ और बदलाव हुए, जो रिसेंट हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कहा कि सर हिस्ट्री में धर्म क्यों डाल रहे हो, जीसस सेंटर पॉइंट कैसे हो सकते हैं, तो डज नॉट मेक सेंस, तो इसको बदल दिया गया, इसको कर दिया गया BCE, वही मतलब है, लेकिन BC बिफोर क्राइस्ट ना कह के इसे कहा गया बिफोर कॉमन एरा, और जो आज का एरा है उसे कहा गया कॉमन एरा, CE। तो आप लोग ये यूज करिएगा, इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। तो CE और BCE, CE इज कॉमन एरा, BCE इज बिफोर कॉमन एरा, मीनिंग सेम ही है ना, 0 पॉइंट वही है, लेकिन CE और BC इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये सवाल होगा कि हाँ BC और AD क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, यस। चलिए ओके, सो इंडिया की तरफ बढ़ते हैं कि हाँ इंडिया में हमको क्या देखने को मिला। आई होप वी हैव टाइम, लेट तो नहीं हुआ, हाँ अपने पास समय है अभी। तो नाउ सो इंडिया, तो इंडिया में देखो जब अंग्रेज आए, राइट, तो अंग्रेजों को कुछ कुछ मिलना चालू हुआ, है ना। 1780s में ही उन्होंने हमारी किताबें पढ़नी चालू करी, वेद वगैरह देखे, है ना। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई 1780s में। तो फिलहाल तो 1780 से ही जो है उनको इंटरेस्ट आ गया था हमारी हिस्ट्री में, यार इनकी हिस्ट्री काफी अच्छी है, किताबें बहुत बढ़िया लिखी गई। और देन बाय 1861 अलेक्जेंडर कैनिंघम आते हैं, और अलेक्जेंडर कैनिंघम जो है थोड़ा सा यू कैन से बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से खुदाई वगैरह चालू करते हैं, राइट ना। तो बाय 1860s वी हैव दिस बॉडी कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये 1861 का जो नंबर है ये लिखा है आपकी वेबसाइट पे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे लिखा है 1861, बट जो रियल फाउंडेशन है वो 1871 है। बट हमें क्या करना है, सरकार कह रही है 1861, तो ठीक है 1861 है ना, कि हाँ भाई ठीक है, बॉडी जो ऑफिशियल बॉडी बनी थी 1871 में बनी थी, बट काम पहले ही चालू हो गया था, तो ठीक है चलो। तो 1861 में अलेक्जेंडर कैनिंघम जो है ये बात शुरू करते हैं, और हमारे पास बनता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में खुदाई चालू करता है, क्या है ना, इंडिया में खुदाई चालू करता है, और जगह जगह हमको चीजें मिलनी चालू होती हैं, जैसे कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन 1920s में ढूंढा था। तो अब इसके डायरेक्टर जनरल में बहुत सारे, अलेक्जेंडर कैनिंघम हैं, जॉन मार्शल फेमस हैं, दयाराम साहनी क्योंकि जो है ही इज द वन जिन्होंने हड़प्पा खुदाई करी थी, देन मोर्टाइमर व्हीलर। तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट नेम्स। रटना है नहीं, रटना नहीं, बस रिकॉग्नाइज कर सको इतना होना चाहिए, है ना, पढ़े रहो इतना होना चाहिए। ऐसा मैंने संकल्प बैच में भी कहा था लास्ट ईयर। फिर जो है यूपीएससी ने 2023 में सवाल पूछा, 2023 में सवाल पूछा कि बताइए कौन है अलेक्जेंडर रिया, लॉन्गहस्ट, रॉबर्ट सेवल जेम्स, जेम्स बर्गिस, कौन लोग हैं ये, है ना। तो इनको पहचानना था कि हाँ ये कौन लोग हैं, बस इतनी से सवाल था कि पहचान लो बस। अगर हमने इतना ही पढ़ा होता, ये संकल्प बैच था, राइट है ना। आई थिंक पहली ही क्लास थी, पहली क्लास का 1 घंटा 12 सेकंड चल रहा था, जिसमें हमने यही बात करी थी कि हाँ जेम्स बर्गिस हैं, जॉन मार्शल है, रटना नहीं है लेकिन देखे रहना। यही जेम्स बर्गिस यहाँ पे आ गए, अगर आप पहचान सकते होते तो जो है इसको टिक करके निकल सकते थे। वैसे भी गेस भी किया जा सकता था, बट स्टिल कैसे कहेंगे गेस ही कर सकते थे। बट एनीवे, तो यस आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में इन लोगों का योगदान है,
राइट है ना, उसमें जो है ये लोग एसोसिएटेड है। खैर चलो, तो फिलहाल तो इस तरीके से जो है बात शुरू होती है। नाउ अभी हमने बात करी कि जो है आर्कियोलॉजी हमारे सोर्सेज होंगे। तो सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, जैसे आप कोई भी किताब पढ़ोगे, कई किताबों में इसी पॉइंट पे सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया डिस्कस करने लगते हैं कि इस किताब से पढ़ाएंगे, उस किताब में ऐसा लिखा है, उस किताब में ऐसा लिखा है। डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि आपको तो अभी पता ही नहीं कि इस एंशिएंट इंडिया में होने क्या वाला है। तो मैं सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया यहां डिस्कस नहीं करता, राइट है ना। जब हम लोग जो चीजें पढ़ेंगे, जो चीज इंट्रोड्यूस करते चलेंगे, जैसे कि जब हम बात करेंगे मॉडर्न एम्पायर की, तो मॉडर्न एम्पायर के क्या सोर्सेज है वहां पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो इन टोटल सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया क्रिएट होगा एज अ सेपरेट चैप्टर। सोर्सेज क्या है हम नहीं पढ़ रहे। आई जस्ट टोल्ड यू कि अभी क्या इंपॉर्टेंट है, आर्कियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, राइट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, उतना ही है। अभी और आगे बढ़ेंगे तो और चीजें ढूंढेंगे, फिर और बातें करेंगे, राइट। तो फिलहाल सुनाओ, तो इंडिया की तरफ बढ़ते हैं कि हाँ इंडिया में क्या हुआ। तो जो हमको पहला जो हमको जो है यू कैन से जो एविडेंस मिलता है इंडिया में, है ना, पहली बात तो बहुत कम मिले, बहुत रेयर मिले। तो हमको वन ऑफ द एविडेंस हमको मिलता है पोटवार प्लेटो में। तो झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी की तरफ जो है टुवर्ड्स पाकिस्तान, वी हैव पोटवार प्लेटो। पोटवार प्लेटो में हमको स्कल्स मिले, राइट, हमको सर मिले। और हमने जब हमको सर मिले और हमने देखा कि अरे ये तो पुराने हमारे पूर्वज लग रहे हैं, बहुत पुराने पूर्वज लग रहे हैं, तो हमने उनको ऐसे माइथोलॉजिकल नाम दिए। हमने कहा कि सर ये हैं हमारे राम पिथिकस, राइट, शिव पिथिकस हैं, ये ब्रह्मा पिथिकस, इस तरह के हमने माइथोलॉजिकल नाम दिए कि यहाँ ये हमारे बहुत पुराने पूर्वज हैं। तो हमने उसी तरह से माइथोलॉजी से उनको जोड़ा, राइट। तो ये जो है जो हमको स्कल्स मिले थे, दीज वर नॉट होमो इरेक्टस, दीज वर नॉट ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी नहीं थे, ये और पुरानी बात थी। तो हमको जो स्कल्स मिल रहे हैं, दीज आर एक्चुअली ड्रायोपिथेकस। ये, और मैंने कहा ना बहुत सारे पिथेकस थे भाई, है ना। तो ऐसा नहीं कि हाँ जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही जो है एक पिथेकस था। ड्रायोपिथेकस एक जो है स्पीशीज है जो और पुरानी स्पीशीज है, और ये 10 से 14 मिलियन साल पुरानी है, राइट। अच्छा, जो है एक बात वापस, जो हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस शुरू किया था वो जो है कितने मिलियन साल या कितने लाख पुराना था, कहां से शुरू करी थी, वापस सोचो एक बारी। ये बनाना नहीं टाइमलाइन, खाली रेफरेंस के लिए याद दिला रहा हूं मैं। तो मैं आपको याद देता हूं, तो हम लोग बात कर रहे थे कि लगभग 55 लाख साल पहले, रफली कह लो 5.5 मिलियन या 6 मिलियन ईयर्स अगो हमें कौन दिखाई दिया, हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। कहां पे, अफ्रीका में, राइट। और फिर हमने आगे कहानी देखी, पर हम कह रहे हैं नहीं सर, इंडिया में लगभग 10 मिलियन साल पहले या 10 से 14 मिलियन साल पहले वी हैड सम स्कल्स, हमें मिला है जिन्हें हमने नाम दिया रामापिथेकस एंड ऑल, विच आर टेक्निकली नॉट ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बल्कि बहुत पुरानी कहानी ड्रायोपिथेकस। ये खाली एमसीक्यू के लिए जाने रहो, इसके आगे कुछ नहीं हुआ है, ये यहीं एक्सटिंक्ट हो गया है, आगे की कोई कहानी एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पूर्वज हैं और हम लोग इनसे ग्रो हुए हैं। ये जो हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाली कहानी पढ़ी, वही माइग्रेट होके इंडिया आई, ये यहीं पे दी एंड हो गई है स्टॉक, है ना। इसके आगे हमें कोई स्टॉक नहीं मिलता, राइट। तो दिस इज दी एंड, बट वी नो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ लेट्स से प्राइमेट्स वी हैव, राइट, है ना, प्राइमेट्स है टेक्निकली ये। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एविडेंस वी हैव इज ऑफ ड्रायोपिथेकस, विच इज मोर टुवर्ड्स प्राइमेट्स कह सकते हैं, ह्यूमन कहना भी प्रॉपर नहीं होगा, राइट। तो ये हमको सबसे पुराना एविडेंस अपने यहां पे मिलता है। कहां मिलता है, पोटवार प्लेटो में। क्या एमसीक्यू आ सकता है, यस। तो हमको ये मिल रहा है एट पोटवार प्लेटो, ये एक एमसीक्यू हो सकता है, करेक्ट। तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, लिखना चाहो बना लो, इंडिया करके बना लो, टाइमलाइन याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हाँ भाई जो है 18 लाख साल पहले से और लगभग 1 लाख साल पहले तक कहानी है होमो इरेक्टस की, करेक्ट। अभी सीखा हम लोगों ने होमो इरेक्टस। इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी रिसेंटली 1982 में हमको एक जो है अवशेष मिलता है जो कि 5 लाख साल पुराना है। आइए देखते हैं। तो 1982 में हमारे वन ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट अरुण सोनकिया, तो अरुण सोनकिया जी को एक जो है एक स्कल मिला, एक महिला का स्कल उनको मिला है, राइट, है ना। उस महिला के स्कल से जो है वो हमें फिगर आउट हो रहा है कि हाँ इस इलाके में ऐसा रहा होगा। कहां की बात हो रही है, तो भोपाल के पास एक जगह है विच इज हथनौरा, एमपी में हथनौरा,
तो हमको हथनौरा में एक फीमेल स्कल मिला हुआ है, राइट है ना। नर्मदा किनारे दिख रहा है तो नर्मदा किनारे है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस। यानी कि इंडिया में कौन दिख रहा है हमको? होमो इरेक्टस। क्या हमारी स्टोरी के हिसाब से होमो इरेक्टस इंडिया में इस समय होना चाहिए था? क्या 5 लाख साल पहले क्या जो है होमो इरेक्टस इंडिया में होना चाहिए था? क्या लगता है आपको? हाँ, यही तो सीखा था हमने कि हाँ, होमो इरेक्टस जब इरेक्ट हुआ, जब उसकी कमर सीधी हुई तो उसने माइग्रेशन स्टार्ट किया, और जब माइग्रेशन स्टार्ट किया तो हर जगह जाने लगा। क्या इंडिया भी आया होगा? तो हमें प्रूफ मिलता है 1982 में ये कहानी कनेक्ट होती है कि हाँ भाई, इंडिया में होमो इरेक्टस होना चाहिए था, राइट है ना, और होमो इरेक्टस है। तो ये हमको मिला हुआ है। अब हमको उसके साथ टूल्स मिल रहा है। हमें एक तो इसका स्कल दिख रहा है कि स्कल बड़ा सा है, राइट है ना, यह 1100 से 1400 समथिंग उसका शायद स्कल का साइज है। अब आप कहेंगे सर एग्जैक्ट क्यों नहीं पता? क्योंकि खाली ऊपर का हिस्सा मिला है, पूरा खोपड़ी मिला भी नहीं है, राइट है ना, ये पूरा जो है ढंग का मिला भी नहीं है कि हाँ उसका ठीक से बता पाओ। तो एक ही साइड का जो है खोपड़ी हमको मिला हुआ है, राइट। प्लस हमें टूल्स मिले हैं विच इज एक्यूलियन टूल्स। क्या होता है कल बात करेंगे। बट एडवांस टूल्स हमको मिले हुए हैं, यानी होमो इरेक्टस बढ़िया था, ये एडवांस टूल्स इस्तेमाल करता था, एक्यूलियन टूल्स इस्तेमाल करता था। होता कुछ नहीं है, हैंड एक्स ही है, हैंड में पकड़ा हुआ है, हैंड एक्स, राइट। हालांकि जो है हमें बाकी टूल्स वगैरह बहुत सारे मिलते हैं, इंडिया भर में बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। हमें ये जो है बॉडी कम मिली है, बट टूल्स वगैरह काफी मिला हुआ है, राइट। तो उससे पता चलता है कि हाँ, कुछ नहीं तो यहाँ इंडिया में 1.4 मिलियन के आसपास भी चीजें रही होंगी। एक और जगह है बोरी, महाराष्ट्र। तो बोरी के आर्टिफैक्ट्स के हिसाब से, दिस इज बोरी, तो बोरी के आर्टिफैक्ट्स के हिसाब से जो हमको टूल्स वगैरह मिले हैं, उसके हिसाब से जो है कुछ नहीं तो इंडिया में शायद लगभग 14 लाख साल पहले से शायद हम लोग पहुंच गए थे, और फिर इवोल्यूशन होने लगा। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगेंगे, ये जो जोन है यहां पे हमको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, बहुत सारे बॉडीज मिलेंगी, स्केलेटन मिलेगा, लेकिन पुराना वाला हमें काफी कम मिला है, पुराने वाले बहुत कम मिले, राइट। आगे का बहुत कुछ मिलेगा, आगे हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, बट जो हम कहिए कि हाँ 14 लाख साल पुराना, 20 लाख साल पुराना, ये नहीं, बहुत ही कम है, राइट है ना। तो यहां पे हमको बहुत सारी डिटेल्स एग्जिस्ट करती हैं, और यही जो आपका रफली मानिए 5 लाख साल पहले वाली जो कहानी है, यही कहानी आपकी पालियोलिथिक एज है, जो कल की कहानी है। तो आखिरी का जो 5 लाख साल है, दिस इज पालियोलिथिक एज। वो 5 लाख है कि 10 लाख है कि 20 लाख है, वो कल बात करेंगे, राइट है ना। कल हम समझेंगे कि पाषाण काल क्या है, कैसे हम लोग इंडिया में ग्रो हुए, क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या क्या फीचर्स थे, कहाँ क्या मिल रहा है, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसे यहीं तक रखते हैं, राइट है ना। कल बात आगे बढ़ाएंगे, राइट। प्री हिस्टोरिक इंडिया हमने शुरू किया है, अभी बहुत कहानी बाकी है, तो ये हम लोग कल जो है इसको आगे बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।